हाय दोस्तों, स्वागत है इसके मांगाजू यूट्यूब चैनल में। और हाँ, ये सीरीज कंबाइन है 1 to 5 चैप्टर। वो देखो यार, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। एपिसोड स्टार्टिंग होती है। में मॉन्स्टर्स ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई हुई थी, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका था। वहां के लोग अपने घरों को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ रहे थे। इन बहादुर लोगों में से एक इस कहानी का हीरो भी था, जिसका नाम कार्सिलियन लियंडियन था। वह बहुत अच्छा सोर्समैन था, जो उन मॉन्स्टर्स जितना ही पावरफुल था। वह इतना पावरफुल था कि वह कई सालों से एक ही तलवार से मॉन्स्टर्स को मार रहा था। फिर भी उसके दिल में जरा भी डर नहीं था। लेकिन फिर एक दिन आया जब उसका सामना हुआ एरन के भाई से, जो एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर था। उनकी बहुत खतरनाक फाइट हुई, लेकिन आखिरकार कार्सिलियन ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया। लेकिन लड़ाई की वजह से कार्सिलियन भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, और वह भी मौत के मुंह में चला गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी आत्मा एक वॉइड में तैर रही थी। तभी उसका सामना एक इंसान लड़के से हुआ, जो किसी अर्थ नामी प्लेनेट से था। उस लड़के का नाम एसियो डोजन था। यह लड़का भी किसी वजह से मरने वाला था, लेकिन मरने से पहले वह कार्सिलियन से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता था। लेकिन कार्सिलियन ने उसकी बात सुनने से पहले ही मना कर दिया। दरअसल कार्सिलियन ने बहुत मुश्किल और दुख भरी जिंदगी गुजारी थी, और इस सब के बाद वह बस सुकून से मरना चाहता था। उसके प्लेनेट के सारे लोग मॉन्स्टर्स के हाथों मर चुके थे। मॉन्स्टर्स ने उन सभी लोगों को मार दिया था जिनसे वह प्यार करता था, और इतना समय लड़ने के बाद वह एक फाइट में मारा गया। दोजान भी जीना नहीं चाहता था, लेकिन वह बस यह चाहता था कि उसका फैमिली एक अच्छी जिंदगी जी सके। आखिरकार कार्सिलियन मान गया और इस लड़के की बात सुनने को तैयार हो गया। दोजन एक छोटे बच्चे की तरह खुश हो गया और हिम्मत जुटाकर बोला कि वह चाहता है कि उसका फैमिली एक सुकून भरी जिंदगी गुजारे। यह सुनकर कार्सिलियन खुशी से यह काम अपने सिर ले लेता है और डोजन की फैमिली को बचाने के लिए अर्थ पर पहुंच जाता है। वह अब डोजन की जवान बॉडी में रीइंकार्नेट हो चुका था। डोजन की बॉडी में आकर वह इधर उधर घूमता है। फिर वह नामसन गेट में घुसने का सोचता है और वहां चला जाता है, जो एक बी रैंक का गेट है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वहां सिर्फ रजिस्टर्ड हीरोज ही जा सकते हैं। मशीन उससे बार बार आईडी कार्ड स्कैन करने के लिए कहती है, लेकिन उसके पास कोई कार्ड नहीं है। वह सीधा इस हेवीली गार्डेड बिल्डिंग को तोड़ता हुआ गेट में घुस जाता है, और तभी सिक्योरिटी अलार्म भी बजने लग जाता है, यह बताने के लिए कि कोई इंट्रूडर आ गया है। अंदर जाकर वह मॉन्स्टर्स को ढूंढने निकल पड़ता है, ताकि उन सबको मार सके। तभी उसका सामना हीरोज के एक ग्रुप से होता है, जो ऑफिशियल परमिशन लेकर वहां आए थे। वे सोचते हैं कि यह लड़का शायद भटक गया है, और उसे बाहर का रास्ता दिखाने का सोचते हैं, क्योंकि वे खुद भी एग्जिट की तरफ जा रहे थे। डोजान चुप रहता है। उससे एक अजीब फीलिंग आती है, और उन हीरोज को भी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उसके कपड़े बिल्कुल कैजुअल है, और वो बिल्कुल भी हीरो जैसा नहीं दिखता था। क्योंकि आजकल सामान उठाने वाले पोर्टर्स भी इतना सिंपल ड्रेस नहीं पहनते। लेकिन इस लड़के का आउटफिट तो हद से ज्यादा सिंपल है। उसने एक बैग भी पहना है, जो उन्हें और शक में डाल देता है। उन्हें लगता है शायद यह कोई बेचारा पोर्टर है, जो अपनी पार्टी से अलग होकर खो गया है। लेकिन फिर भी उन्हें यकीन नहीं होता। डोजन सोचता है कि वे लोग उस पर काफी ज्यादा शक कर रहे हैं। तो आखिरकार वह बोल पड़ता है और उन्हें बताता है कि वह यहाँ किसी ग्रुप के साथ नहीं आया, बल्कि अकेला आया है। यह सुनकर एक हीरो आह भरता है। वह अंदाजा लगाता है कि यह लड़का यहाँ क्यों आया है। वह कहता है कि उसने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, जो टीवी पर फ्लैशी कमर्शियल्स देखकर हीरो बनने के जोश में गेट्स के अंदर आ जाते हैं, और मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन जब वे बिना लीगल प्रोसेस के गेट्स में घुस जाते हैं, तो बहुत जल्द ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। पहले ऑफिशियली हीरो के लिए सर्टिफाई होना पड़ता है, फिर ट्रेनिंग और टेस्टिंग होती है, और ये गेट तो सी रैंक का है, जो काफी डेंजरस है। हीरो कहता है कि अगर वो एक नई शुरुआत कर रहा है, तो पहले उसे एफ रैंक गेट ढूंढना होगा और उसमें प्रैक्टिस करनी होगी, वरना वह सचमुच अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इस बंदे की बकवास एडवाइस सुनने के बाद डोजन साफ साफ बोल देता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। वह इन सबको इतने रूड अंदाज में जवाब देता है कि हीरोज दंग रह जाते हैं। लेकिन वे तो बस उसकी हेल्प करना चाहते थे। उसका यह एटीट्यूड देखकर उन्हें थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उनका लीडर अपने साथियों को रोकता है और कहता है, अगर यह लड़का हेल्प नहीं लेना चाहता, तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो। लीडर सोचता है कि यह लड़का जल्दी ही सबक सीख लेगा कि एक्सपीरियंस्ड हीरोज की बात इग्नोर करने का क्या अंजाम होता है। वह उम्मीद करता है कि डोजन को पता चल जाए कि ये गेट्स कितने खतरनाक हैं। ये बिल्कुल भी उन टीवी के फ्लैशी शोज जैसा नहीं, जो हीरो बनने को बच्चों का खेल समझते हैं। थोड़ी देर बाद डोजन का सामना एक बड़े से ट्रोल से होता है, जो उसे ऐसे घूरता है जैसे अभी खा जाएगा। मॉन्स्टर एक पावरफुल अटैक करता है, पर डोजन उसे इतनी तेजी से डॉज करता है कि ट्रोल को समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। फिर वह अपनी मुट्ठी बंद करता है और एक ऐसा मुक्का मारता है कि ट्रोल का चेहरा एकदम उड़ जाता है। बिल्कुल कोई वन पंच मैन वाला सीन लगता है, जहां बस एक ही पंच में काम तमाम हो जाता है। मॉन्स्टर के ढेर होने के बाद अब आता है असली मजा, लूट का टाइम। पहले वह उस मॉन्स्टर की सोड उठाता है, फिर उसी सोड से मॉन्स्टर के जिस्म को काटकर उसमें से एक चमकीला जेमस्टोन निकालता है। यह एक लो ग्रेड मैजिक स्टोन है। यह स्टोन इतना छोटा है कि पिछली जिंदगी में डोजन को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी, पर अब जब उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो यह भी खजाने से कम नहीं है। अचानक और मॉन्स्टर्स का झुंड वहां आ धमकता है। वे सब अपने दोस्त का सिर कटा देखकर गुस्से से पागल हो जाते हैं। डोजन पलटता है और वह जेमस्टोन इतनी तेजी से फेंकता है कि एक मॉन्स्टर का सिर एकदम धमाके से उड़ जाता है। बाकी के दो बेवकूफ मॉन्स्टर्स उस पर टूट पड़ते हैं जैसे मौत मांगने आए हों। डोजन खुशी खुशी उनकी यह ख्वाहिश पूरी करता है। जब वह तबाही मचा रहा होता है, सीन बदलता है और हम वापस उस हीरोज के ग्रुप के पास जाते हैं, जो इस मॉन्स्टर भरे इलाके में चल रहे हैं। लेकिन वे अभी भी उस लड़के के साथ हुई इंटरेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। एक ऑरेंज बालों वाली औरत को डोजन की फिक्र हो रही है। उसे डर है कि कहीं वह मर न जाए, पर लीडर उसे तसल्ली देता है कि ऐसा होना मुश्किल है। अगर वह कोई अनऑथोराइज्ड बंदा है जो गेट में घुस आया है, तो कंट्रोल सेंटर के एजेंट्स जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे। वे एजेंट्स हमेशा बी रैंक या उससे ऊपर लेवल के होते हैं, और यह गेट भी सिर्फ बी रैंक का है। जब तक यह लड़का बेवकूफी से मॉन्स्टर्स पर नहीं टूट पड़ता, उसकी जान को कोई खतरा नहीं। एक गंजा हीरो अपने लीडर की बात से एग्री करता है। उसे लगता है कि वह घमंडी लड़का अभी डर से थर थर कांप रहा होगा और एजेंट्स के हाथों बचने का इंतजार कर रहा होगा। लेकिन वहां तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। हमारा हीरो डोजन इन बड़े मॉन्स्टर्स को डर से थर थर कांपने पर मजबूर कर रहा है। वह एक पंच में ही उनका काम तमाम कर रहा है। उन मॉन्स्टर्स की तलवारों से कटना तो दूर की बात, वह
इतना तेज है कि मॉन्स्टर्स उसे छू भी नहीं पा रहे। वह एक बेवकूफ मॉन्स्टर के पीछे एकदम से आ जाता है और ऐसा किक मारता है कि उसका सिर ब्लास्ट हो जाता है। सब मॉन्स्टर्स को मारकर वह एक तलवार उठाता है और उनके मैजिक स्टोन्स निकालने लगता है और अपने लिए काफी खजाना इकट्ठा कर लेता है। थोड़ी देर बाद उसका बैग लो ग्रेड जेम से भर जाता है और वह यहाँ से निकलने का सोचता है। पर सच कहूँ तो वह आज की फाइट से थोड़ा निराश है। पर उसके बैग में ये सब सिर्फ बेकार वजन है, क्योंकि पिछली लाइफ में ये सब उसके लिए कचरे जैसा था। तभी एक एजेंट उसे देख लेता है और अपने साथियों को आवाज देता है। डोजन के पूरी तरह मुड़ने से पहले ही ये सूट वाले बंदे उसे घूर रहे होते हैं। पहले वे बताते हैं कि वे गेट कंट्रोल सेंटर से हैं और उसे अपना हीरो रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाने को कहते हैं। अगर वह अनरजिस्टर्ड है तो उसे उनके साथ कंट्रोल सेंटर चलना होगा। डोजन को यह सब समझ नहीं आता, जिससे सूट वाला बंदा और गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि वह कोऑपरेट करे और प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करे। डोजन के चेहरे से बस गुस्सा झलकता है और उसे देखकर लगता है कि वह इस सबसे तंग आ चुका है। यह सब ड्रामा उसका मूड खराब कर रहा है। वैसे भी डोजन के पास आर्ग्यू करने के लिए इतनी एनर्जी नहीं है। वह बस मुड़कर निकलने लगता है। जब उन्हें लगता है कि वह उनकी बात नहीं सुन रहा तो एजेंट्स उसे हैंडकफ्स लगाने की धमकी देते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वे फिजिकल फोर्स भी यूज करेंगे। उनमें से एक ज्यादा उतावला एजेंट आगे आता है और डोजन का हाथ पकड़कर उसे धमकाता है कि अगर वह नहीं माना तो उसे चोट लग सकती है और सारी जिम्मेदारी उसी पर होगी। सबके लिए यही बेहतर है कि यह प्रॉब्लम बातचीत से खत्म हो जाए, न कि हाथों से। डोजन का यह सब बकवास सुनने का कोई मूड नहीं था। वह उस एजेंट के हाथ को झटके से पकड़ता है और उसे धमकाता है कि वह उसके रास्ते का कांटा बनना बंद करे, वरना अच्छा नहीं होगा। यह धमकी सुनकर एजेंट डर के मारे थरथर कांपने लग जाता है, जैसे उसके जिस्म में ठंडी लहर सी दौड़ गई हो। बाकी के दो बेवकूफ एजेंट्स अपने मैजिक इन्फ्यूज्ड स्टिक्स निकालते हैं। ये ग्रेड 4 मैजिक स्टाफ्स हैं, इतने पावरफुल कि कोई एजेंट इनसे एक ऑर्क को भी हरा सकता है। लेकिन डोजन के सामने ये कुछ काम भी नहीं करते। डोजन उस एक एजेंट का हाथ इतना जोर से मोड़ता है कि वह चीख उठता है, बिल्कुल रोते हुए छोटे बच्चे की तरह। डोजन फिर उन्हें आखिरी वार्निंग देता है और उन्हें वहां से जाने को कहता है। अगर वे वहां से नहीं गए तो जो थोड़ी सी इज्जत बची है वह भी चली जाएगी। लेकिन ड्यूटी के पीछे पागल एजेंट्स को मजबूरन उसके वायलेंस का जवाब देना पड़ता है। वे अपने मैजिक स्टाफ से डोजन को मारने की कोशिश करते हैं, पर एक दफा भी उस पर अटैक नहीं कर पाते। डोजन एक बंदे के पीछे एक पावरफुल पंच मारता है और साथ ही एक पंच दूसरे के पेट में ठोक देता है। अब बारी है उस चश्मीश बंदे की जो अकेला खड़ा है। वह समझ जाता है कि अब उसकी खैर नहीं। वह बहुत परेशान हो जाता है। डोजन एकदम से ब्लर होने लग जाता है और हवा में गायब हो जाता है, जिसे देखकर चश्मीश एजेंट पैनिक हो जाता है कि आखिर यह आदमी कहाँ गया। फिर अचानक कहीं से एक मुक्का उसके पेट में लगता है और वह दर्द से पीछे लड़खड़ा जाता है। डोजन इन एजेंट्स के ड्रामे से तंग आ चुका है। वह सोचने लगता है कि शायद हीरो रजिस्टर करना ही बेहतर है। यह सुनकर एजेंट उसे तसल्ली देता है कि अगर वह लीगली हीरो बनकर यह सब करेगा तो कोई भी एजेंट उसे तंग नहीं करेगा। डोजन फिर उस एजेंट से रिफ्ट के बारे में पूछता है और यह सवाल एजेंट को बिल्कुल हिला देता है। स्टोरी में आगे चलने से पहले रिफ्ट के बारे में जानते हैं कि इस दुनिया में काम कैसे चलता है। यहाँ अलग अलग रास्ते हैं जो एक दूसरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं। उस दूसरी दुनिया में अजीब से मॉन्स्टर्स रहते हैं। ये रास्ते दुनिया भर में फैले हुए हैं। मॉन्स्टर्स के बॉडी जैसे निकले जेमस्टोन्स से काफी एनर्जी बनाई जाती है, इसलिए ये बहुत कीमती है। इस वजह से गवर्नमेंट इन रास्तों पर पूरा कंट्रोल रखता है। हर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड रास्ते को गेट कहते हैं और जो रास्ता गवर्नमेंट से कंट्रोल या बंद नहीं होता उसे रिफ्ट बोलते हैं। अब आते हैं वापस सीन पर। डोजन को ये बात हद से ज्यादा इरिटेटिंग लगती है कि ये एजेंट्स हर गेट में उसका पीछा करते हैं और उस पर ट्रेसपासिंग का इल्जाम लगा देते हैं। लेकिन बेचारा एजेंट उसे समझाता है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड हीरो बिना परमिशन के गेट में घुस जाता है तो कंट्रोल सेंटर को तुरंत पता चल जाता है और पास में बैठे एजेंट्स को उसे पकड़ने के लिए भेज दिया जाता है। जब डोजन रिफ्ट में घुसने की बात करता है तो एजेंट साफ बोलता है कि यह गेट्स जैसा आसान नहीं है। रिफ्ट में अगर कोई बिना परमिशन घुसता है तो उसे काफी सख्त सजा मिलती है। उसे कोई वार्निंग नहीं दी जाती, न ही उस पर कोई रहम किया जाता है। डोजन को यह सब कुछ बकवास लग रहा था। तंग आकर वह उस एजेंट का चेहरा पकड़ता है और उसे कचरे के बैग की तरह साइड में फेंक देता है। अब तो एजेंट को पछतावा हो रहा है कि उसने हेडक्वार्टर्स को कॉल क्यों नहीं किया। यह सब उसके लेवल से बहुत ऊपर है। जाते जाते डोजन उस कचरे जैसे एजेंट को एक आखिरी नजर से देखता है और सोचता है कि यह बंदा किसी काम का नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एजेंट का हाथ टूटा हुआ है और साथ ही वह चिल्ला चिल्लाकर धमकियां दे रहा है कि वह डोजन को पकड़कर जेल में डाल देगा। सीन बदलता है और हम पहुंच जाते हैं सोल गैस एंड डिजिटल कॉम्प्लेक्स, ग्वामचोन डिस्ट्रिक्ट में। यह बड़ा सा बिल्डिंग अब हीरो कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैजिक स्टोन्स या गेट्स से मिली हर चीज को ट्रेड किया जाता है और आजकल यह जगह पहले से भी ज्यादा बिजी है। डोजन एक ऐसी दुकान की तरफ जाता है जो मैजिक स्टोन्स खरीदने और बेचने का काम करती है। अंदर जाते ही एक बंदा उससे मिलता है जो अपने फोन में इंस्टाग्राम रील्स में डूबा हुआ है। जब डोजन कहता है कि वो कुछ मैजिक स्टोन्स बेचना चाहता है तो ये चालाक दुकानदार जल्दी से अपने बिजनेस की तारीफें करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उनकी ब्रांच सबसे ज्यादा प्राइस देती है और यह भी कि वे पूरे कंट्री में नंबर 1 है। डोजन आखिर में अपने सारे लो ग्रेड जेम्स निकालता है जो मॉन्स्टर के खून से लथपथ है और उन्हें काउंटर पर रख देता है। इसे देखकर उस दुकानदार का चेहरा एकदम बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसे कोई बड़ा झटका लगा हो। दुकान के मालिक को ये खून से लथपथ मैजिक स्टोन्स देखकर बहुत ग्रोस लगता है, पर वह कोई शिकायत नहीं करता और डील आगे बढ़ाता है। वह डोजन से पूछता है कि जब तक स्टोन्स प्रोसेस हो रहे हैं तो क्या वह कॉफी पीना पसंद करेगा। थोड़ी देर बाद डोजन कॉफी पी रहा होता है और दुकानदार बड़े ध्यान से स्टोन्स पर लगा खून साफ करता है। फिर वह हिसाब लगाता है। वहां पर 12 लो ग्रेड मैजिक स्टोन्स, 16 मीडियम ग्रेड और 5 अपर और लोअर ग्रेड स्टोन्स थे। दुकानदार अपना 40% कमीशन काटने के बाद डोजन को उन स्टोन्स के बदले 5.5 मिलियन वन देने का कहता है। लेकिन डोजन को यह 40% कमीशन का सुनकर गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत करके फाइट की, अपना वक्त बर्बाद किया और आखिर में ये चालू बंदा प्राइस का आधा पैसा क्यों ले रहा है। दुकानदार बड़े घमंड से कहता है कि वह तो उस पर एहसान कर रहा है और सिर्फ 40% ही ले रहा है, क्योंकि इस बिजनेस में बाकी सब 45% या ज्यादा चार्ज करते हैं। दुकानदार इतना कॉन्फिडेंट है कि वह डोजन को चैलेंज करता है कि अगर उसे प्राइस पसंद नहीं आई तो वह अपने स्टोन्स वापस ले जाए, क्योंकि कोई भी इससे बेहतर डील नहीं देगा। पर डोजन उसके झांसे में नहीं आता और अपने कीमती स्टोन्स बैग में वापस भरने लगता है। जब दुकानदार देखता है कि उसका ड्रामा काम नहीं कर रहा, वह डोजन का हाथ पकड़ता है और सफाई और कॉफी का बिल मांगता है। 30,000 वन सफाई करने के और 10,000 कॉफी के, और ऊपर से खून साफ करके उसका महंगा टॉवल भी खराब हो गया है। सब कुछ जोड़कर डोजन पर 350,000 वन का कर्जा बनता है। डोजन इस फिजूल डिमांड को बिल्कुल नहीं मानता, चाहे यह पागल बंदा कितना भी
जोर लगा ले। जब दुकान के मालिक को लगता है कि उसकी चाल काम नहीं कर रही तो वह गुंडागर्दी पर उतर आता है और धमकी देता है कि उसके पास सी क्लास हीरोज हैं जो गार्ड्स के रूप में काम करते हैं। तभी पीछे के दरवाजे से ये बड़े बड़े हीरोज अंदर घुस आते हैं और पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। वे कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो वह उसे संभाल लेंगे। डोजन ये सब सुनकर उन्हें गुस्से से देखता है और दुकानदार भी उसी को घूरता है। थोड़ी देर बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि दुकानदार डर के मारे पसीने से डूबा हुआ होता है, जो थोड़ी देर पहले तक अपने आप को हीरो समझ रहा था। लेकिन डोजन ने उसके 3 सी क्लास हीरोज को रेंटल टू बिना किसी प्रॉब्लम के ढेर कर दिया था, जिन पर उस दुकान के मालिक को काफी भरोसा था। लेकिन अब क्लियर हो गया था कि यहाँ असली हीरो कौन है। फिर दुकानदार काउंटर के पास जाता है और बड़े आराम से कमीशन को 1% तक कम कर देता है और कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि जब डोजान किसी की आंखों में आंखें डालकर देखता है तो कोई आर्ग्यू नहीं करता। डील हो जाती है और डोजान अपने हंट के पैसों का एक बड़ा ढेर लेकर निकल जाता है जो उसने अपना खून पसीना बहाकर कमाए थे। उसकी दादी और बहन दोनों इस बड़े से पैसों के ढेर को देखकर दंग रह जाती है। दादी को शक होता है कि डोजन शायद नकली नोट्स लेकर आया है, पर डोजन जल्दी से उनका शक दूर करने के लिए बताता है कि यह पैसा एक दोस्त के साथ बिजनेस में इन्वेस्ट करने से आया है जो अब काफी चल गया है। इससे उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल जाता है। लेकिन दादी को यकीन नहीं आता कि उसके पोते का ऐसा कोई दोस्त भी है, पर डोजन एक और झूठ बोलता है कि यह उसका बचपन का दोस्त था। आखिर में दादी भी सवाल करना छोड़ देती है। इधर डोजन की छोटी बहन अपने बड़े भाई पर बहुत प्राउड है कि उसने उनकी फैमिली को अमीर बना दिया। डोजन अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे लग्जरी लाइफ देने का प्रॉमिस करता है और कहता है कि अब से वे अमीरों वाली लाइफ गुजारेंगे। उसकी छोटी बहन खुशी से इधर उधर उछलने लगती है और अमीर होने के बारे में सोचती है। उसकी यह खुशी देखकर डोजन को एहसास होता है कि वह उस प्रॉमिस को पूरा करने में कामयाब हो रहा है जो उसने किया था। उसे उस लड़के की बात याद आती है जिसका जिस्म अब उसके पास है। उसकी आखिरी विश थी कि उसकी दादी और छोटी बहन यूनियोंग एक सेफ और हैप्पी जिंदगी जिए। वह बेचारा लड़का गायब हो गया था इससे पहले कि डोजन कुछ बोल पाता, और जब वह उठा वह एसईओ डोजन बन चुका था। अब उसका एक ही मिशन है कि यह छोटा सा फैमिली हमेशा खुश रहे। इसके लिए वह कोरिया का सबसे सेफ घर खरीदने का सोचता है जिसकी प्राइस अब 110 बिलियन वन है। उसके लिए पैसा कमाना कोई मसला नहीं, लेकिन इसके लिए उसे अपनी पुरानी ताकत वापस चाहिए ताकि वह आसानी से बड़े मॉन्स्टर्स को मारकर पैसा कमा सके। यह दुनिया उस दुनिया से काफी मिलती जुलती है जहाँ से डोजन आया था, लेकिन वह दुनिया अब तबाह हो चुकी है। बस यहाँ का एक बड़ा फर्क यह है कि यहाँ के रिफ्ट्स, गेट्स और मॉन्स्टर्स सब उस दुनिया के मुकाबले थोड़े कमजोर हैं। डोजन अपनी पुरानी जिंदगी में सोर्ड मास्टर के नाम से जाना जाता था और उसके लिए तो यह दुनिया एक बच्चों के प्लेग्राउंड जैसी है। अब तक वह अपनी असली पावर का सिर्फ 10% हिस्सा ही यूज कर रहा है। अचानक दरवाजे पर कोई नॉक करता है और बाहर से आवाज आती है कि कोई डोजन से मिलना चाहता है। डोजन उठकर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहाँ 2 गुंडे खड़े होते हैं। ये बंदे एक कर्ज वापस लेने के लिए आए हैं जो डोजन पर 48 मिलियन वन का है। डोजन को यकीन है कि ये लोन शार्क्स हैं। असली एसईओ डोजन ने दादी के हॉस्पिटल बिल्स के लिए 5 मिलियन वन उधार लिए थे, लेकिन इन बदमाशों ने उस पर 10 टाइम्स ज्यादा इंटरेस्ट लगाकर इसे इतना बढ़ा दिया है। उन्हें पता है कि डोजन आजकल गेट्स से पैसा कमा रहा है, तो वे कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कैश मांगते हैं। लेकिन डोजन उन्हें पैसे देने के बजाय सीधा उस बड़े बदमाश के मुंह पर एक पावरफुल पंच मारता है जिससे वह हवा में उड़ जाता है। दूसरा छोटा बदमाश देखकर दंग रह जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। डोजन उसे गुस्से से देखता है और याद दिलाता है कि वह 9 मिलियन वन से ज्यादा तो पहले ही वापस कर चुका है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इन बदमाशों को लेने के बजाय उसे पैसे वापस करने चाहिए। फिर वह एक और मुक्का मारता है जिससे यह बदमाश रोने लग जाता है। डोजन उसे कहता है कि वह अपने बॉस को बोल दे कि डोजन खुद उससे मिलने आ रहा है। कुछ देर बाद डोजन और उसकी बहन एक शॉपिंग मॉल में पहुंचते हैं जहां जिंदगी का मेला लगा है। वहां छोटी सी यूनियोंग एक टेडी बेयर स्टोर में खुशी से खेल रही होती है। डोजन उसे शॉपिंग कराने के लिए लाया है। आज वह जो चाहे ले सकती है। पहले तो डोजन इतना नरम दिल वाला नहीं था, पर असली एससीओ डोजन की मेमोरीज ने उसके सख्त दिल को फिर से नरम कर दिया था। यूनियोंग को इतने प्यार से ट्रीट करते देखकर उसका दिल पिघल जाता है। चाहे वह उसकी सिर्फ हाफ सिस्टर ही क्यों ना हो, वह भी उसे उसी तरह प्यार देना चाहता है जिस तरह पिछला डोजन दिया करता था। यूनियोंग आखिर में एक छोटा सा और प्यारा सा बनी स्टफ टॉय सिलेक्ट करती है। वह बहुत सोच समझकर टॉय लेती है ताकि ज्यादा खर्चा ना हो जाए, पर डोजन उसके लिए एक बड़ा सा स्टफ्ड टॉय उठाता है। वह नहीं चाहता कि उसे किसी चीज की कमी फील हो। आज उसका दिन है, वह दिल से जो चाहिए ले सकती है। उसे आज पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों भाई बहन साथ में अच्छा सा खाना भी खाते हैं। खाना खाने के दौरान कोई अनजान औरत डोजन का नाम पुकारती है। डोजन देखता है कि एक मोटी बूढ़ी औरत जिसके पीछे बॉडीगार्ड्स का एक ग्रुप होता है उससे बात करने के लिए आती है। यह बेगैरत औरत शुरू से ही डोजन पर बकवास शुरू कर देती है। पहले उसके कपड़ों का मजाक उड़ाती है, फिर उसके साथ बैठी लड़की पर सवाल उठाती है। वह औरत इतनी बेशर्मी से बोलती है कि डोजन ने शायद किसी लड़की के साथ गलत रिलेशन बनाकर इस लड़की को पैदा किया है, जैसे उसकी मां ने उसे पैदा किया था। यह सब बकवास सुनकर डोजन गुस्से से पागल हो जाता है। छोटी यूनियोंग को समझ नहीं आता कि यह औरत कौन है और क्यों इतनी बकवास कर रही है। फिर यह औरत यूनियोंग को टारगेट बनाती है और उसका नाम पूछती है। यूनियोंग अपना नाम ली यूनियोंग बताती है, जिससे इस औरत को पता चल जाता है कि वह डोजन की बहन है। लेकिन यह फिर भी नहीं रुकती और यूनियोंग के कपड़ों का भी मजाक उड़ाती है। उसे भीगी बिल्ली कहती है और उसकी मर चुकी मां को भी बुरा भला कहती है। यह सब डोजन के दिल पर छुरी की तरह लगता है, पर न जाने क्यों वह अपने गुस्से को रोक रहा है। इस औरत के इतने उकसाने पर भी वह उस पर हाथ नहीं उठाता। यह औरत भी हैरान हो जाती है कि डोजन खुद पे इतना कंट्रोल कैसे कर रहा है और उसके झांसे में क्यों नहीं आ रहा। तो ये मोटी औरत एक कदम आगे बढ़ती है और यूनियोंग से पूछती है कि हार्लट का मतलब क्या है। बस ये बात सुनकर डोजन का गुस्सा आसमान तक पहुंच जाता है। वह गुस्से में आग बबूला होकर उससे कहता है कि यह एक बदसूरत औरत है जो किसी औरत की फैमिली से आई है। मोटी औरत तो डोजन के तीखे जवाब सुनकर दंग रह गई। उसका दिमाग एकदम खाली हो गया। आखिर डोजन इस औरत को इतना क्यों बर्दाश्त कर रहा था। दरअसल डोजन एक नाजायज औलाद था और 7 साल की उम्र में उसकी मां मर गई थी। उसने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी। जब वह अपने बाप के घर पहुंचा तो बाप ने नई शादी कर ली थी और सबने उससे मुंह फेर लिया था। बातें और भी बिगड़ गईं जब उसके बाप की असली बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और डोजन को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। हालात इतने खराब हो गए कि उसे उसी घर से निकाल दिया गया जहां वह रहता था। उसे अपनी छोटी बहन के साथ अपनी दादी के घर रहना पड़ा। डोजन जब इस लड़के के पास में देखता है तो उसे असली एसईओ डोजन पर तरस आता है जिसने इतना दुख झेला पर फिर भी हर वक्त स्माइल करता रहा जैसे उसे कोई दर्द ही ना हो। लेकिन अब वह सब कुछ बदल देना चाहता है। यह औरत उसकी सौतेली बहन है, इसलिए वह अपने गुस्से को रोक रहा था, पर अब उसे यह सब और बर्दाश्त नहीं
हो रहा था। उसे याद आता है कि वह इस ऑर्क जैसी औरत के साथ एक घर में नीचे रहता था, लेकिन यह अब भी उतनी ही घटिया है। न सिर्फ इसका कैरेक्टर खराब है, यह दिखती भी मॉन्स्टर जैसी है और ऊपर से हद से ज्यादा बेवकूफ भी है। डोजन उसकी फीलिंग्स को और ठेस पहुंचाता है, उस पर बातें करता है कि यह एक टूटी फूटी औरत है, इनसिक्योरिटी में डूबी हुई है, जो अपनी कमजोरी दूसरों पर निकालती है। खुद बदसूरत होने के बाद भी दूसरों को बदसूरत कहती है। यह बस एक गोल्ड डिगर औरत है जो दूसरों के पीछे लगी रहती है। देखा जाए तो यह वह सच है जो दुनिया को पता होना चाहिए था। जब वह अपने करवाए सच से उसकी फीलिंग्स को नुकसान पहुंचाता है तो पूरा शॉपिंग मॉल उसे ऐसे देखता है जैसे वह स्टेज का हीरो हो। मोटी औरत पूरी तरह चिढ़ जाती है, वह गुस्से से डोजन पर बरसने वाली होती है, लेकिन तभी डोजन की सौतेली माँ अंदर आती है। अपनी माँ को देखकर यह ऑर्क जैसी औरत उसके पास रोते हुए जाती है और शिकायत करती है कि इस लड़के ने उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है। पर यह माँ अपनी बेटी के रोते हुए चेहरे से नाराज हो जाती है और उसे चुप करा देती है। सच कहा जाए तो डोजन की सौतेली माँ कोई कम नहीं है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि यह ऑर्क जैसी औरत ही उसकी सौतेली माँ है। फिर डोजन की सौतेली माँ अच्छाई का नाटक करते हुए प्यार से उसे घर वापस आने और एंजॉय करने की दावत देती है। पर डोजन को अच्छे से पता है कि यह सब झूठ है। यह वही औरत है जिसने उसे 12 साल तक हद से ज्यादा दुख दिया था। वह औरत उसे वे बातें याद दिलाती है जो डोजन कभी याद नहीं करना चाहता। ये सब याद करके उसे पैनिक अटैक होता है। डोजन एकदम सीरियस हो जाता है और अपनी माँ के मजाक से भी ठंडे लहजे में उससे कहता है कि यहाँ से दफा हो जाए। डोजन ने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। एक छोटा लड़का उसे ऐसी बातें बोल रहा है, वह अपनी बची हुई थोड़ी सी इज्जत के साथ घूमकर निकल जाती है। उसे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि डोजन इतने बुरे अंदाज में जवाब देगा। वह सोच में पड़ जाती है कि क्या यह वही लड़का है जो बिना वजह थप्पड़ खाने पर भी सिर झुका लेता था। उसकी यह मोटी बेटी और बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। अगर देखा जाए तो ये बॉडीगार्ड्स तो इस तमाशे में बिल्कुल स्टैच्यूज की तरह खड़े रहे। दूसरी तरफ डोजन और उसकी बहन गुस्से में थे क्योंकि इन दोनों औरतों ने उनके और यूनियोंग के मजे को पूरा बर्बाद कर दिया था। डोजन भी यहाँ से जाने का फैसला करता है। उसने अपनी सौतेली फैमिली के साथ जो किया वह बिल्कुल सही था। वह सबको ये बात बताना चाहता है कि अब वह पुराना वाला डोजन नहीं रहा जो अपने लिए बोल भी नहीं सकता था, बल्कि अब वह बदल गया है। अब वह वक्त आ गया है कि उसकी सौतेली फैमिली यह बात समझ ले। मॉल के बाहर डोजन की सौतेली माँ और बेटी अपनी मर्सिडीज में तेजी से निकल जाती है। बेटी अपनी माँ से गुस्से में है कि वह वहां से चुपचाप क्यों निकली। उसे डोजन को उसकी औकात दिखानी चाहिए थी। जब वह अपना गुस्सा निकालती है और उन बेइज्जतियों के लिए डोजन को गालियां देती है तो उसकी माँ अपने मैनेजर को चिल्लाकर पूछती है कि डोजन अभी तक जिंदा क्यों है। उस गंजे मैनेजर को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वह कहता है कि यह रिपोर्ट से बिल्कुल मैच नहीं करता। सौतेली माँ जोर से चिल्लाती है कि मैनेजर क्या बकवास कर रहा है, वो कैसे जिंदा हो सकता है जब उन्होंने काम पूरा और साफ किया था। बेचारा मैनेजर प्रॉमिस करता है कि वह दोबारा इन्वेस्टिगेट करेगा और इस बार काम ठीक से होगा। वे दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं और इधर उसकी मोटी बेटी को बिल्कुल नहीं पता कि उसकी माँ ने पीछे से क्या कुछ प्लान किया हुआ था। जब उसे पता लगता है कि उसकी माँ ने डोजन को मारने का प्लान बनाया था तो वह दंग रह जाती है। तभी उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या उसके दिल में डोजन के लिए कोई फीलिंग्स है। ये बात उसकी बेटी को एकदम शॉक कर देती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह घबरा जाती है। असल में उसे डोजन के मरने की फिक्र इसलिए है क्योंकि अगर उसके नाना या पापा को पता चला तो उसकी माँ के लिए काफी मसला बन जाएगा। लेकिन उसकी माँ अपनी बेटी का मुंह जोर से पकड़ती है और उसे अपने काम से काम रखने को कहती है। सौतेली माँ का इरादा पक्का है, वह डोजन की जान लेने पर तुली है। उसे बिल्कुल भी रहम नहीं है और अब तो जरा भी नहीं। जब डोजन ने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी, उसे बदला लेने का सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है कि वह उसे खत्म कर दे। 10 साल पहले यह दुनिया तबाही की तरफ चली गई थी जब पहला पैसेज रिफ्ट बन गया। यह खौफनाक डायमेंशन मॉन्स्टर्स का घर था जो पोर्टल से निकलकर इंसानों को देखकर मारने के लिए टूट पड़ते थे। उन्होंने बिना रुके तबाही मचाई और आखिर में दुनिया को बर्बाद कर दिया और हजारों शहरों को आग में जला दिया। पर जैसे अंधेरे की शुरुआत हुई वैसे ही रोशनी भी आई, बहादुर वॉरियर्स के रूप में जिन्हें हीरोज कहते हैं। उनके आने से माना स्टोन्स की खोज हुई जो मरे हुए मॉन्स्टर्स के जिस्मों से निकलते थे। दूसरी तरफ डोजन कहीं जा रहा होता है। उसे यह सोचकर काफी अजीब लगता है कि जब से ये माना स्टोन्स आए हैं पूरी दुनिया ने बाकी रिसोर्सेज जैसे कि कोल गैस को यूज करना बहुत कम कर दिया है और अब इन स्टोन्स से एनर्जी निकाली जाती है। इनकी वजह से सारे मुल्क रिफ्ट्स पर फोकस करने लगे ताकि रिसोर्सेज निकाल सके। आज दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज गेट्स और हीरोज के भरोसे हैं और इसलिए एक अच्छा हीरो काफी पैसा कमा सकता है। डोजन अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है जो है योंगजोंग कैपिटल। वह यहाँ उन बदमाशों के बॉस से मिलने आया है। अंदर जाते ही उसे बॉस और उसके गुंडे मिलते हैं जो देखने में बिल्कुल आम से बदमाश लगते हैं, जो सिर्फ छोटे मोटे काम करते हैं। डोजन बिल्कुल रिलैक्स है। बॉस अपना सिगरेट बुझाता है और डोजन की हिम्मत की दाद देता है। न सिर्फ उसने उसके बंदों की पिटाई की बल्कि खुद उसके दरवाजे पर भी आ गया। इससे साफ दिखता है कि डोजन किसी की परवाह नहीं करता। वह बड़ी चालाकी से बॉस को कहता है कि असल में सारा नुकसान डोजन को हुआ है। यह बात बॉस के लिए बिल्कुल बकवास है तो वह पूछता है कि इसका मतलब क्या है। डोजन उसे कहता है कि वह यहाँ अपना हक का पैसा लेने आया है। उसने इन बदमाशों की वजह से मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल नुकसान झेला है। उसकी इन पावरफुल बातों से बॉस उसमें एक बड़ा चेंज नोटिस करता है। वह सोचता है कि यह लड़का अब वह पुराना नरम दिल या शांत इंसान नहीं रहा और तो और इसने उसके भेजे हुए बदमाशों को मजा चखाया। बॉस को शक होता है कि शायद एसईओ डोजन को गेट्स में कुछ पावरफुल चीज मिली है, पर फिर भी यह बॉस अपना घमंड नहीं छोड़ता और डोजन को कहता है कि उसका यह नया कॉन्फिडेंस उसकी बर्बादी की वजह बनेगा। वह डोजन को कहता है कि वह अपनी पावर्स पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहा है और उसे डराने के लिए बदमाशों का एक ग्रुप बुला लेता है, चाहे वह कितने भी आदमी जमा कर ले। पर सोर्ड मास्टर की पावर के आगे ये सब कीड़े मकोड़े हैं। बॉस घमंडी अंदाज में कहता है कि जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वे भी एक न एक दिन मर जाते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि यह बॉस समझता है कि एसईओ डोजन बस एक डी क्लास हीरो है और उसे लगता है कि उसका गैंग उसे आसानी से खत्म कर देगा। इधर डोजन सोफा पे बिल्कुल चिल कर रहा है जबकि 5 बंदे उसे घूर रहे हैं और वे बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं लग रहे। डोजन बॉस को हुक्म देता है कि वापस बैठ जाए नहीं तो मसला हो जाएगा। बॉस हैरान है कि यह बंदा अभी भी रिलैक्स होकर बात कर रहा है। डोजन सीरियस होकर कहता है कि उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई। ये सुनकर एक बंदा अपने आप को बड़ा समझता है और डोजन को चैलेंज करता है। डोजन अपना चश्मा उतारता है, उसे और कंफ्यूज करता है और फिर एक माइक टाइसन जैसा रॉकेट पंच उसके मुंह पर दे मारता है। वह बंदा एकदम हवा में उड़ जाता है और उसके दोस्त दंग रह जाते हैं। उनकी बोलती अचानक बंद हो जाती है। पर यह तो बस शुरुआत है। डोजन एक एक करके सबकी पिटाई करता है और साथ ही साथ अपनी बात भी करता रहता है। वह बॉस के छुपे हुए गंदे धंधे के बारे में सब बताता है जिसको कवर करने के लिए वह पैसा उधार देने का बिजनेस करता है। डोजन
एक ऑरेंज बालों वाले बदमाश को निशाना बनाता है और बताता है कि उसे उसके बॉस के फ्रॉड आइडेंटिटी बेचने के बिजनेस का भी पता है। एक मुक्का मारते हुए वह कहता है कि उसे एक हीरो आइडेंटिटी चाहिए ताकि वह ऑफिशियली रजिस्टर हो सके और पैसा कमा सके। आखिरी बंदे का अटैक डॉज करते हुए डोजन उसे अपनी थोड़ी सी ताकत से जवाब देता है और इस तरह पूरे ग्रुप को अपनी चेन की नींद सुला देता है। डोजन अपनी फरमाइश जारी रखता है, उसे एक ऐसा फुल प्रूफ आइडेंटिफिकेशन चाहिए जो फ्यूचर में कोई मसला न करे। इतनी जल्दी इतना सब कुछ होने से बॉस दंग रह जाता है। डोजन उसे याद दिलाता है कि उसके पास ये आइडेंटिटी बनाने के लिए सिर्फ एक दिन है। वैसे कुछ बदमाश लड़ाई में शामिल नहीं हुए, जो एक तरह से बस ऑब्जर्व कर रहे थे। ऐसे लोग तो अक्सर स्टोरीज में लेवल 1 रुकी होते हुए भी मास्टर को चैलेंज कर देते हैं। बॉस तो अब पूरी तरह से हवा में है, डोजन के स्किल लेवल का अंदाजा लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वह सोचता है कि कम से कम ये बंदा बी क्लास तो होगा। बॉस इतना सोच में डूबा है कि डोजन को उसे झटका देना पड़ता है ताकि होश में आए। आखिर में बॉस खुशी से काम एक्सेप्ट कर लेता है। डोजन फिर उसका शोल्डर बड़े प्यार से पकड़ता है, लेकिन साथ ही एक सीरियस फेस के साथ पूछता है कि क्या उसकी सौतेली माँ होंग हिजू ने उसे मारने का ऑर्डर दिया था। ये बात बिल्कुल सच निकली, जैसा उसकी बेटी और असिस्टेंट के साथ बात करते हुए पता चला था। बॉस को समझ नहीं आता कि वह कैसे ये सब बताए, लेकिन उसकी बर्दाश्त तब खत्म होती है जब डोजन उसका शोल्डर इतना जोर से दबाता है कि वह दर्द से चीख उठता है। ऊपर से उसके बदमाश गुंडे भी अपने बॉस के लिए कुछ नहीं कर सकते। आखिर में बॉस हार मान जाता है और होंग हिजू का गंदा प्लान बताता है। ये जालिम औरत असल में डोजन का बैंक अकाउंट खाली करना चाहती है और उसे इतना लोन में डुबाना चाहती है कि उसके पास अपनी जान लेने के सिवा कोई रास्ता न बचे। ये एक बिल्कुल शैतानी प्लान है, खासकर अपने बेटे के लिए, चाहे वह सौतेला ही क्यों न हो। डोजन ये सुनता है और बॉस के काफी रोने और रिक्वेस्ट करने के बाद उसे छोड़ देता है। वह पूछता है कि क्या उसे गेट में बंद करने का प्लान भी उसकी सौतेली माँ ने बनाया था। बॉस एकदम मासूम बन जाता है और कहता है कि उसका उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वह यह भी कहता है कि अगर डोजन गेट में मर जाता तो बॉस को इस सब के पैसे भी नहीं मिलते। ये एक वजह हो सकती है कि यह प्लान बॉस का नहीं है, तो डोजन इस बारे में सोचने लगता है। वह कांग चोलवू का नाम लेता है। ये वही बंदा है जिसने उसे गेट तक पहुंचाया था। डोजन उस बंदे की हर एक बात जानना चाहता है और वह भी कल तक। अपने 2 ऑर्डर्स के साथ वह बड़े आराम से निकल जाता है। अब पूरे रूम का माहौल बदल चुका है, क्योंकि जब वह आया था तब इन सबका एटीट्यूड कुछ और ही था। इस बात के बाद डोजन एक गहरी सोच में डूब जाता है। असली एसईओ डोजन का बस एक ही ख्वाब था, वह अपनी छोटी बहन और प्यारी दादी को हर हाल में बचाना चाहता था। डोजन की जिंदगी हमेशा से दुखों और परेशानियों से भरी रही है। उससे पता लगता है कि उसने कितनी तकलीफ झेली जब वह बिल्कुल बेबस था। पर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि सोर्ड मास्टर अब तैयार है सब कुछ ठीक करने के लिए। अगले दिन ही डोजन ऑफिशियली रजिस्टर हो जाता है और उसे बी रैंक रेटिंग भी मिल जाती है, जो उसके लिए काफी आसानियां कर देगा। दूसरी स्टोरीज के हीरो की तरह उसे सबसे नीचे रैंक पर रजिस्टर होकर ऊपर आने के लिए पॉइंट्स नहीं कमाने पड़े। वह मशीन पर कार्ड टैप करके एंटर करने की कोशिश करता है और सिस्टम उसकी आइडेंटिटी को पहचान लेता है, पर सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि उसका रैंक अभी भी उस डेंजरस क्वेस्ट से कम है जो वह करने जा रहा है। डोजन यह बात सुनकर चिढ़ जाता है। वह सोचता है कि शायद उसे उस बेकार बॉस को थोड़ा और डराना चाहिए था ताकि उसे हायर रैंक मिलता और उसे ये प्रॉब्लम न होती। सिस्टम की बार बार वार्निंग देने के बावजूद डोजन किसी की परवाह नहीं करता और सीधा अंदर घुस जाता है। अब नाइट आइलैंड गेट के बारे में जान लेते हैं, जिसमें डोजन जाने वाला है। ये एक बी रैंक गेट है, पर जिस रैंक का गेट होता है उस रैंक का हीरो उसमें मुश्किल से सर्वाइव करता है। सेफ्टी के लिए हीरोज को हमेशा गेट के रैंक से एक क्लास ऊपर का होना चाहिए। वैसे इस डंजन का एरिया डी रैंक का है, मतलब ये काफी फैला हुआ है और सोलो हंटिंग के लिए मुश्किल जगह है। अच्छी बात यह है कि ये टनल्स के रूप में है, तो थोड़े समय तक सोलो हंटिंग इतनी मुश्किल नहीं होगी। पर गेट के बड़े एरिया की वजह से ए रैंक हीरो को यह टास्क लेना चाहिए, लेकिन डोजन के डिक्शनरी में रिस्क और डेंजर जैसे वर्ड्स होते ही नहीं। सबसे बुरा यही हो सकता है कि उसे एक छोटे टनल में ढेर सारे मॉन्स्टर्स के साथ लड़ना होगा। डोजन अपने पहले दुश्मन का सामना करता है, जो एक बड़ा सा सांप है जिससे पर्पल ऑरा निकल रहा है। वह उसे देखकर स्माइल करता है। ज्यादातर हीरोज के लिए यह खतरे का निशान होता है, पर इसके लिए यह गुड लक का साइन है। बैटल शुरू करने के लिए वह अपनी गन्स तैयार करता है। वैसे देखा जाए तो इस सांप के साथ उसके बहुत सारे दोस्त भी हैं और उनकी जुबान से एलियंस जैसी फीलिंग आती है। वे पूरी पावर से अटैक करते हैं, पर उसका डोजन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। डोजन एक ऐसी किलिंग मशीन है जिसको रोकना नामुमकिन है और वह माना स्टोन्स ऐसे निकालता है जैसे मॉन्स्टर्स कभी थे ही नहीं। ब्लैक किलिंग वाइपर एक ऐसा मॉन्स्टर है जो अपने पैरालिसिस पॉइजन के लिए काफी फेमस है। इसके जरा से टच से भी वह किसी को आसानी से बेहोश कर सकता है। इतने पावरफुल मॉन्स्टर के होते हुए भी डोजन बुलेट की स्पीड से आगे बढ़ता है और फुल स्विंग में अटैक करता है। थोड़ी ही देर में वह उस मॉन्स्टर को हर जगह से काट देता है। हर जगह खून के छींटे उड़ जाते हैं और एक आखिरी अटैक के साथ वह उसे आधा कर देता है। मॉन्स्टर के ढेर होने के बाद डोजन अपने इक्विपमेंट को देखता है। 300,001 के ग्लव्स पॉइजन को उससे दूर रखते हैं और इतने पैसों में ये अपना काम भी अच्छे से कर रहे हैं। डोजन अपना ध्यान वापस हंटिंग पर करता है। अब उसका सामना 4 पांव के बगैर लिजर्ड से होता है, लेकिन वह उन्हें तेजी से अटैक करके उनके सिर ब्लास्ट कर देता है। वह तब तक उनका खून निकालता है जब तक ये लिजर्ड्स दूसरी दुनिया में नहीं चले जाते। डोजन वहां खड़ा मॉन्स्टर्स की बॉडीज में से माना स्टोन्स ढूंढता है, लेकिन उसे निराश होना पड़ता है क्योंकि कोई भी माना स्टोन नहीं मिलता। ये उसकी पुरानी दुनिया के रूल्स की तरह ही है, जहां इन मॉन्स्टर्स का माना स्टोन्स के होने का चांस सिर्फ 3% था। मतलब उसे अच्छा लूट के लिए 100 मॉन्स्टर्स को हंट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए उसे एक मिस्टर बोन हेड दिखता है। अगर कोई नॉर्मल हीरो यहाँ होता तो उसे ये बॉस लगता, पर डोजन का ख्याल अलग है। वह इस ओवरसाइज्ड सांप से पूछता है कि क्या वह बॉस मॉन्स्टर है। डोजन पूछ तो ऐसे रहा है जैसे ये सांप उसका दोस्त हो। डोजन सोचता है कि यह बड़ा मॉन्स्टर आ गया तो अच्छा है, इसका मतलब है कि वह सही रास्ते की तरफ जा रहा है। डोजन एक पावरफुल अटैक के साथ फाइट खत्म करना चाहता है ताकि घर वापस जा सके, पर तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। उसका पावरफुल मुक्का लगने के बाद भी उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। डोजन ने बस उसके सिर पर एक टैटू बना दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब वह हवा में होता है, मॉन्स्टर एक तेज अटैक करता है और उसे दीवार में घुसा देता है। डोजन वहां क्रैश करता है। उसने इस बॉस की पावर को हल्के में ले लिया था और शायद यह मुक्का खाकर उसे बॉस मॉन्स्टर की ताकत का एक रियलिटी चेक मिल गया होगा। मॉन्स्टर अपने जहरीले दांत निकालता है और डोजन की तरफ फुसफुसाता है जैसे कोई भूखी गर्लफ्रेंड चिल्लाती है। वह उसे काटने की कोशिश करता है, पर डोजन उसके अटैक को डॉज कर देता है। अपनी डॉज करने की स्पीड का फायदा उठाते हुए वह तुरंत वापस एक्शन में आता है और एक पावरफुल पंच मॉन्स्टर की बॉडी पर मारता है, जिससे उसकी बॉडी में क्रैक्स पड़ जाती है। इस दूसरे अटैक से एक बात क्लियर हो जाती है, इस बॉस मॉन्स्टर की बॉडी की बाहर वाली लेयर काफी मजबूत है और डोजन जिस लेवल पर अभी है, इस लेवल पर एक अटैक से उस मॉन्स्टर को मारना इम्पॉसिबल है। अब उसके लिए थोड़ी मुश्किल
मुश्किल हो गई है और वह सोचता है कि शायद उसे अपनी लड़ाई का तरीका बदलना होगा। अगर वह अपनी पुरानी स्वॉर्ड मास्टर वाली फॉर्म में होता तो इस बीस्ट को एक हाथ से ही खत्म कर देता, पर तभी उसे कुछ दिखता है। वहाँ एक वॉरियर की तलवार पड़ी है जो इस बॉस से लड़ते हुए मर गया था। अब पता चलेगा कि उसे स्वॉर्ड मास्टर क्यों कहते हैं, पंच मास्टर क्यों नहीं कहते। चाहे ये स्वॉर्ड फाइट करने के बाद बिल्कुल घिस चुकी है, लेकिन डोजन उसे उठाता है। उसे इस बात पर भरोसा है कि तलवार उतनी ही पावरफुल होती है जितना उसे यूज करने वाला होता है। इस सोच के साथ तलवार हाथ में लेता है और उस मॉन्स्टर सांप की तरफ बढ़ता है। मॉन्स्टर फिर से तेजी से उस पर अटैक करता है, पर डोजन हवा में जंप करता है और घमंड से कहता है कि इस मॉन्स्टर को खलुश होना चाहिए कि वह इसे फाइट के लिए अपनी फुल पावर लगा रहा है। चाहे तलवार की हालत खराब है, लेकिन डोजन इतने पावरफुल अटैक्स करता है कि कुछ ही अटैक्स में सांप का जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये सीरियस लड़ाई एक मजाक में बदल जाती है जब सांप मर जाता है और डोजन की तलवार धूल में मिल जाती है। वो मॉन्स्टर काफी पावरफुल था, मगर सोर्ड गॉड के आगे नहीं टिक पाया। बॉस मॉन्स्टर के मरने के बाद डोजन को एक अच्छा आइडिया आता है जिसके बारे में ज्यादातर हीरोज नहीं सोचते। वो मॉन्स्टर का एक दांत तोड़ लेता है और सोचता है कि इसे अच्छे से क्राफ्ट करने के बाद एक अच्छा शॉर्ट सोर्ड बन सकता है। इसे अपने हंट का रिवॉर्ड समझकर वह गेट से निकल जाता है। जब तक वह गेट से बाहर आता है, बाहर काफी रात हो चुकी है। उसने बी रैंक गेट में सोचा से ज्यादा वक्त लगा दिया है और जैसा उसने गेट में देखा, इसके बाद उसे अपनी पावर वापस पाने का जोश और बढ़ गया। वह थोड़ा खुश भी है कि उसके पुराने दोस्त उसका यह कमजोर वर्जन नहीं देख रहे, वरना डोजन बहुत शर्मिंदा होता। हंट से वापस आकर वह अपने माना स्टोन्स बेचने जाता है। उसके सामने एक और हीरो है जो अपने माना स्टोन्स के बड़े बैग के साथ आया है। ये चालाक रिसेप्शनिस्ट उसे बिल्कुल कचरे जैसा ट्रीट करता है और कहता है कि कमीशन रेट 40% है। ये बेचारा हीरो भी इस फ्रॉड रेट के पीछे की चालाकी समझ जाता है और कहता है कि वह एक सिंपल सा हीरो है। रिसेप्शनिस्ट ने जैसे डोजन के साथ किया, वह उस हीरो को भी समझाता है कि उनका रेट तो पूरी मार्केट में सबसे कम है। गेट सेंटर 5% लेता है, पर उसमें टैक्सेस नहीं होते। इस चालाक ट्रेडर के हिसाब से ये हीरोज के लिए बड़ी अच्छी डील है जो अच्छा पैसा देती है। हीरो को कैश मिल जाता है और वह ज्यादा शिकायत नहीं करता, बस पूछता है कि इस बंदे का चेहरा इतना खराब क्यों है। लेकिन ये रिसेप्शनिस्ट अभी भी वही पुरानी बातें बोल रहा है, जबकि उसका चेहरा इस फ्रॉड की वजह से मार पड़ने पर खराब हुआ था। वह कहता है कि एक पागल ने पहले उसके गार्ड्स को मारा और फिर उसका यह हाल किया। हीरो सोचता है कि यह रिसेप्शनिस्ट की ही गलती है कि उसने लो रैंकिंग गार्ड्स रखे जो सी रैंक लेवल के हैं। आखिर इस दुनिया में सिर्फ रैंक ही सब कुछ नहीं, स्किल भी बहुत मैटर करती है। रैंक तो बस सिस्टम को चलाने के लिए एक झूठा दिखावा है। हीरो ये समझता है कि एक ही रैंक के लोगों में स्किल्स और एबिलिटीज में बहुत फर्क होता है, तो सबको एक जैसा नहीं समझना चाहिए। और सबसे बड़ा फर्क ये भी है कि एक गार्ड जो पूरा दिन शॉप के बाहर बैठा रहता है उसकी पावर में, और एक हीरो जो हर वक्त फाइट करता रहता है उसकी पावर में बहुत फर्क होता है। हीरो उसे अच्छा ओपिनियन दे रहा है, पर ये जोकर रिसेप्शनिस्ट बस चाहता है कि वह अपनी बकवास बंद करे और चला जाए। हीरो निकल जाता है, उस बंदे को ऑफर देता हुआ कि अगर कभी जरूरत पड़े तो वह उसकी मदद करेगा। जब वह जा रहा होता है, डोजन उसके पास से गुजर जाता है। डोजन को देखते ही रिसेप्शनिस्ट डर के मारे छुप जाता है और चिल्लाता है कि ये वही पागल है जिसने उसका मार मारकर बुरा हाल किया था। हीरो मुड़कर दोनों को देखता है और काफी इंप्रेस्ड होता है। वह डोजन की पतली और लंबी बॉडी को गौर से देखता है, पर यह बात जानकर कि उसने यहाँ के गार्ड्स को मारा था, वह उससे लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वह पूछता है कि क्या यह वही आदमी है जो तुम्हें परेशान करता है। इस हीरो की एक अच्छी बात है, वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होता। उसे लगता है कि डोजन अपनी हीरो वाली पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है और सिविलियंस को अपनी पावर से डरा रहा है। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसे सिर्फ एक तरफ की कहानी पता है। रिसेप्शनिस्ट इस तमाशे का मजा ले रहा है क्योंकि उसे पता है कि यह हीरो 7 साल पुराना हीरो है। अगर इसे यहाँ कुछ हो गया तो इसके बहुत से कनेक्शंस हैं जो डोजन को परेशान कर सकते हैं, और इस हीरो को कोई परवाह नहीं कि डोजन कौन है। डोजन मुड़कर उसे कहता है कि वह यहाँ से दफा हो जाए। ये बात सुनकर हीरो और गुस्सा हो जाता है और अब उसे लगता है कि डोजन सच में बदतमीजी कर रहा है। डोजन पूछता है कि क्या यह बंदा उससे बदला लेने का सोच रहा है। यह सुनकर वेटरन हीरो और भड़क जाता है, पर एक जिम्मेदार और एक्सपीरियंस्ड हीरो होने के नाते उसे पता है कि दूसरे हीरो से लड़ना बेवकूफी है। इसमें मौत का रिस्क मॉन्स्टर्स से लड़ने से भी ज्यादा है। यह सोचकर वह ठंडा हो जाता है और पीठ फेरकर चला जाता है। रिसेप्शनिस्ट यह देखकर दंग रह जाता है। डोजन इस चालाक ट्रेडर की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसे कोई मसला है जो वह हल करना चाहता है। जवाब से पहले वह एक बैग भरकर माना स्टोन्स उसके सामने फेंक देता है और उनके बदले पैसे मांगता है। ये सब हाई ग्रेड माना स्टोन्स हैं, जो देखकर रिसेप्शनिस्ट सोचता है कि आखिर ये बंदा है कौन। रिसेप्शनिस्ट के हिसाब से इस सबका टोटल 150 मिलियन वन बनता है। पहली बात, ये किसी नॉर्मल हीरो के लिए बहुत ज्यादा है, पर डोजन के लिए एक दिन के हंट के लिए ये काफी कम है। वह कैश मांगता है, पर रिसेप्शनिस्ट उसे कमीशन रेट याद दिलाता है जो पहले कैलकुलेट करना है। इससे डोजन का चेहरा गुस्से से भर जाता है, पर जब उसे याद आता है कि उनकी डील में रेट सिर्फ 1% है, वह ठंडा हो जाता है और कहता है कि बाकी पैसा जल्दी दे दो। इस फ्रॉड के दिमाग में तो डोजन को पीटने का ख्याल आता है, पर यह बस उसकी ख्याली दुनिया में हो सकता है। वह कहता है कि इतने बड़े अमाउंट के लिए अपर मैनेजमेंट से अप्रूवल चाहिए होगा। डोजन एक सेकंड जाया किए बगैर उसे अभी के अभी अप्रूवल लेने का कहता है। रिसेप्शनिस्ट जल्दी से अपने बॉस को फोन करता है और सारी सिचुएशन आहिस्ता आवाज में बताता है, पर इससे पहले कि वह डील पक्की करे, डोजन फोन छीन लेता है और बॉस से जल्दी से पेमेंट सेंड करने का कहता है। बॉस राजी हो जाता है और फोन वापस एम्प्लॉई को देने को कहता है। डोजन बड़े मजे से फोन वापस करता है, पर जानबूझकर या शायद गलती से उसे दीवार पर दे मारता है। रिसेप्शनिस्ट अपना टूटा फोन देखकर थरथर कांपने लगता है। डोजन उसे जल्दी पैसा तैयार करने का हुक्म देता है। एम्प्लॉई को अब सब क्लियर हो गया है कि इस बंदे के सामने चालाकी नहीं दिखानी, और आखिरकार रिसेप्शनिस्ट उसके सामने ढेर सारे कैश के बैग्स तैयार कर देता है। आखिर में वह इस ट्रीटमेंट से पूरा टूट चुका है। शायद नॉर्मल लोगों को उस पर तरस आए, मगर यह वही बंदा है जो आम हीरोज के खून पसीने की कमाई का आधा हिस्सा स्कैम करता है। ये एक गंदा और फ्रॉड आदमी है। 10 मिनट बाद बॉस अपनी दुकान पर पहुंचता है। वह बहुत गुस्से में है क्योंकि उसका एम्प्लॉई फोन नहीं उठा रहा था, लेकिन बॉस ये देखकर हैरान हो जाता है कि रिसेप्शनिस्ट अपना टॉवल फेंक देता है और 1 सेकंड के अंदर जॉब छोड़ देता है। बॉस देखता है कि रिसेप्शनिस्ट का फोन दीवार के साथ लगकर टूट चुका है और उसे अच्छे से अंदाजा हो जाता है कि यहाँ क्या हुआ है। ये देखकर वह अपना फोन निकालता है और जुएन को कॉल करता है और उसे जल्दी से यहाँ आने को कहता है। जुएन एक फेमस जवान लड़की है जिसके पिंक बाल हैं। वह इतनी फेमस है कि लोग उसे हुनु येन के नाम से पुकारते हैं और सेलिब्रिटी जैसा ट्रीट करते हैं। ऊपर से उसका आउटफिट इतना जबरदस्त है कि हर बंदा उसकी तारीफ करता है। वह दुकान पर पहुंचती है तो रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर दंग रह जाता है। वह एक प्यारी सी स्माइल के साथ हेलो करती है। लोग उसके बारे में इतना हंगामा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह पूरे कंट्री
की 4th एस रैंक हीरो है और बहुत कमाल की हीरो है। लोग झूठी अफवाहें फैलाते हैं कि वह बॉस की बहन की बेटी है, पर बॉस खुद सोच में पड़ जाता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। जुयन बताती है कि उसे अपने चाचा के रिक्वेस्ट पर एक बदमाश हीरो को संभालने के लिए बुलाया गया है। सारी सिचुएशन में इंटरेस्ट लेते हुए ये स्टाइलिश एस रैंक हीरो बैठ जाती है। वह सुनना चाहती है कि क्या चल रहा है। दूसरी तरफ डोजन अपनी रिप्ड बॉडी के साथ धूप में मेडिटेट कर रहा होता है। उसने पूरा दिन हंट किया, पर जो रिवॉर्ड मिला वो कुछ खास नहीं था। जैसा हाल चल रहा है उसे अपने फ्यूचर की बहुत फिक्र है। सबसे पहले उसे उस लेवल तक पहुंचना है जहां वो अकेला एस रैंक गेट्स क्लियर कर सके। इसका मतलब है कि उसे अपनी पुरानी पावर वापस पाने के लिए ट्रेनिंग करनी होगी। यह ट्रेनिंग का टाइम है। डोजन की इस जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पुरानी दुनिया के मुकाबले यहाँ की माना डेंसिटी काफी कम है। इसका मतलब है कि अगर वह पूरी कोशिश से माना कलेक्ट करे तब भी उसे अपनी पुरानी पावर लेवल तक पहुंचने में कम से कम 3 साल लगेंगे, और अगर हालात खराब हुए तो उससे भी ज्यादा। अच्छी बात यह है कि वह बेहतर इक्विपमेंट लेकर अपनी पावर बढ़ा सकता है, पर मसला यह है कि सबसे बेकार वेपन्स भी 100 मिलियन में आता है। ये पैसा बर्बाद करने जैसा है। अचानक उसकी बॉडी में डर की फीलिंग आती है। उसे किसी पावरफुल चीज की प्रेजेंस फील होती है। वह अपना फोकस यूनियन पर करते हुए तेजी से अपनी बहन को पकड़ता है और सबको जल्दी से अंदर जाने को कहता है। अंदर जाकर वह कमरा बंद कर देता है, जबकि उसकी दादी बिना सब्र किए उससे पूछती है कि क्या हो रहा है। पूरी बिल्डिंग एक जोर के झटके से हिलती है, जिससे दादी डर के मारे पूछती है कि क्या ये अर्थक्वेक है। छोटी यूनियन बहुत घबरा जाती है, पर सच सिर्फ डोजन को पता है ये कोई अर्थक्वेक नहीं, कुछ और है। डोजन बाहर से आती हुई पावरफुल और खतरनाक एनर्जी को फील करता है। एक रिफ्ट उनकी दुनिया में खुल गया है और वह भी उनके घर के बिल्कुल ऊपर है। इस प्रॉब्लम को संभालने के लिए वह तेजी से दौड़ता है और अपने प्यारों को अंदर ही रहने को कहता है, क्योंकि बाहर जाना खतरनाक है। फिर डोजन फुल स्पीड से रिफ्ट के एंट्रेंस में घुस जाता है। अंदर जाते जाते उसे आखिरी आवाज सुनाई देती है। उसकी दादी और बहन रोते हुए उसका नाम लेती है। दूसरी तरफ हीरो एसोसिएशन में सब मेंबर्स को एकदम अलर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि मापो रीजन के ऊपर एक रिफ्ट खुल गया है। ये पिछले रिफ्ट के 63 दिन बाद हुआ। मैनेजर को पता है कि व्हाइट लाइन गिल्ड मापो के सबसे क्लोज है, तो वह अपने स्टाफ को व्हाइट गिल्ड को जल्दी से कांटेक्ट करने का कहता है और साथ ही उस रिफ्ट के पास सारे हीरोज को अलर्ट करने को कहता है, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। रिफ्ट के एग्जैक्ट लोकेशन को देखते ही उसे पता चलता है कि यह एक घर के ऊपर खुला है। यह उनके लिए भी मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि अगर कोई सिविलियन रिफ्ट में घुस जाता है तो उसकी मौत पक्की है। और दूसरी बात, रिफ्ट किसी और को अंदर जाने नहीं देता, और अगर अंदर का इंसान मर जाता है तो 10 दिन में मॉन्स्टर्स की एक खतरनाक वेव बाहर आएगी, जो उस एरिया के लोगों के लिए तबाही बन जाएगी। ये मॉन्स्टर वेव इतनी पावरफुल होगी कि सोल सिटी पूरी तरह खतरे में पड़ जाएगा। मैनेजर को क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर कौन है वह जो रिफ्ट में घुस गया है। तभी उसे पता चलता है कि सीओ डोजान ने एक्शन लिया है, क्योंकि वह उस घर का रेजिडेंट है। डोजन की दादी उन्हें बताती है कि वह अपनी फैमिली को बचाने के लिए रिफ्ट में घुस गया है। उन्हें लगता है कि वह कोई हीरो नहीं है, और यह बात प्रॉब्लम को और मुश्किल बना देती है, क्योंकि एक आम इंसान का रिफ्ट से जिंदा वापस आना नामुमकिन सा है। इससे हीरो एसोसिएशन का पूरा स्टाफ परेशान हो जाता है, क्योंकि वे कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ डोजान की सौतेली माँ होंगजू गुस्से में आग बबूला हो जाती है जब उसे डोजान की न्यू पावर्स की खबर मिलती है। उसे यकीन नहीं होता कि इतना कमजोर लड़का आज इतना पावरफुल हो गया है। उसका असिस्टेंट रिपोर्ट देता है कि चाहे डोजान ने हीरो एसोसिएशन में ऑफिशियली रजिस्टर नहीं किया, पर यह कंफर्म हो गया है कि पिछले गेट से वापस आने के बाद उसकी न्यू पावर्स अनलॉक हो गई है। ये बात होंगजू को गुस्से में पागल कर देती है, क्योंकि कांग चोलवू को काम खत्म करना था, पर उसने डोजन को और मजबूत कर दिया। वह पागलों की तरह गुस्सा करती हुई टेबल पर मुक्का मारती है और पूछती है कि ये लोग उसे खुद क्यों नहीं मार सके। उसे इस बात का भी गुस्सा है कि उन्होंने उस काम के पैसे लिए जो उन्होंने पूरा भी नहीं किया। वह मैनेजर ली पर गुस्सा करती है और कैंग चोलवू को मैसेज भेजती है कि अगर उसने डोजन को खुद नहीं मारा तो उसे 10 गुना पैसा वापस करना होगा। लेकिन तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि शायद अब उन्हें उससे कांटेक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वह उसे नए रिफ्ट के बारे में बताता है जो डोजन के घर के ऊपर खुला है, और ये कंफर्म है कि डोजन उसमें घुस गया है। ये सुनते ही होंगजू खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि डोजन जिंदा नहीं बचेगा। वह थोड़ी चुप हो जाती है और एक बार के लिए नॉर्मल दिखती है, लेकिन अपने असिस्टेंट को कहती है कि सिचुएशन को देखते रहे जब तक और न्यूज नहीं आती। इधर डोजन अभी रिफ्ट के डोमेन में पहुंचा है। यह एक जंगल है, वही जंगल जहां वह अपनी जवानी में मजा करता था। जंगल बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसे याद था। हर चीज वैसी की वैसी ही है। यहाँ का डीप माना भी उसी तरह का है जैसा पहले हुआ करता था। रास्ते में चलते हुए वह दुनिया के सबसे पावरफुल वर्ल्ड ट्री से दोबारा मिलकर खुश हो जाता है। ये ट्री माना को उसके सबसे प्योर फॉर्म में निकालता है। ये ट्री दुनिया की पावर को बैलेंस करता है। इतना डिवाइन है कि जब पुरानी दुनिया तबाह हुई तो ये ट्री जलकर राख हो गया था और माना का फ्लो हमेशा के लिए खत्म हो गया। पर इस रिफ्ट डायमेंशन में ट्री बिल्कुल ठीक है जैसा डोजन को याद था। उसे इसका रीजन नहीं पता, मगर एक बात पक्की है, वह इस ट्री से माना अब्सॉर्ब करके अपनी पुरानी पावर वापस ले सकता है। वह वर्ल्ड ट्री के नीचे माना के बेस्ट फ्लो में मेडिटेट करना शुरू कर देता है और डोजन की पावर दिन ब दिन बढ़ती जाती है। वह 3 दिन से ज्यादा बिना कुछ खाए पिए बैठा रहता है। पूरे 10 दिन गुजर जाते हैं और वह बस अपनी सांस को बेहतर करने पर फोकस करता है। 10th रात के आखिर में एक प्रॉब्लम उसके पास खुद चली आई और उसका मेडिटेशन टूट गया। ये एलियन जैसे मॉन्स्टर्स जिन्हें वोल्सिना कहते हैं ट्री को जलाने आए, जैसा उन्होंने पहले किया था। पर इस बार इस अटैक को रोकने के लिए डोजन वहां है। मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करते हैं, लेकिन डोजन को अफसोस होता है कि उसके पास वाटर एलिमेंट सोर्ड नहीं है जिसे यूज करके वह इन्हें आसानी से मार सकता है। ये फायर मॉन्स्टर्स उसकी तरफ चिल्लाते हुए बढ़ते हैं, पर डोजन में इतना माना भर चुका है कि उसे किसी वेपन की जरूरत नहीं है। अब वह खुद एक वेपन बन चुका है और उसके हाथ भी एक प्रॉपर हाई रैंक वेपन बन चुके हैं। हाथ आगे बढ़ाते हुए वह अपने माना से इतनी पावर निकालता है कि एक मॉन्स्टर मारा जाता है, दूसरा मॉन्स्टर उसकी इस एबिलिटी से दंग रह जाता है। दरअसल ये था माना रिलीज अटैक, एक ब्लास्ट टाइप अटैक जो माना को एक बॉम्ब जैसे यूज करता है। डोजन ने काफी वक्त बाद इस एबिलिटी को ऐसे यूज किया है, क्योंकि पहले उसका माना कम था। पर वोल्सिना मॉन्स्टर्स अभी खत्म नहीं हुए। डोजन पर अटैक करते हुए वे अपने मुंह से लेजर बीम्स छोड़ते हैं। ये बीम्स तेजी से डोजन की तरफ आते हैं, पर वह चिल रहकर अपने माना से खुद को प्रोटेक्ट करता है। मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ते हुए उसकी बॉडी में माना का ओवरफ्लो होता है, तो वह कहता है कि उसने आखिर में वर्ल्ड ट्री को बचा लिया है और अब वह थोड़ी सी मस्ती करने के लिए और अपनी ट्रेनिंग के रिवॉर्ड का मजा लेने के लिए रेडी है। ये गंदे मॉन्स्टर्स एक और एनर्जी ब्लास्ट अटैक की कोशिश करते हैं, पर डोजन तेजी से 2 को पकड़ता है और उनके मुंह बंद कर देता है। इससे उनका अपना अटैक उनके मुंह के अंदर ही चार्ज होता है और धमाका हो जाता है, जिससे उनका वहीं फट जाता है। इन क्रीचर्स के जिस्म मुरझा जाते हैं और 2 कीमती माना स्टोन्स डोजन के लिए गिर जाते हैं। पर ये तो बस 2 ही मरे हैं। यहाँ
यहाँ डोजान अपनी जिंदगी का मजा ले रहा है क्योंकि इन्हें हराने के बाद उसने कुछ इटर्नल एम्बर अनलॉक कर लिया। वह खुशी से मॉन्स्टर्स को काटते हुए और स्माइल करते हुए उन्हें मारता जाता है। वह आखिर में इनके ढेर सारे माना स्टोन्स चुराने में कामयाब हो जाता है। यह वन साइडेड अटैक है जब तक वह सबको खत्म नहीं कर देता। डोजान ने तो एक तरह से लॉटरी जीत ली है। इतने सारे माना स्टोन्स मिलने के बाद इनमें उसे एक छोटा सा कॉइन या सीड जैसा भी कुछ मिलता है जो गोल्ड जैसा चमकता है। यह इटर्नल एम्बर है। जैसे ही वह इसे हाथ में उठाता है उसकी पावर और बढ़ जाती है। जब वह इस चिप को कुचलता है और इसकी पावर को अनलॉक करता है उसका इतना चिल रहना बिल्कुल जुजुत्सु काइसेन के सुकुना की याद दिलाता है। नॉर्मल केस में यहाँ सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि डोजन वर्ल्ड ट्री से माना जमा करता रहे, पर उसकी बॉडी अब माना एब्जॉर्ब करने की लिमिट पर पहुंच चुकी है। दूसरा तरीका है एम्बर को पूरी तरह एब्जॉर्ब करना, जिससे उसका माना बदलकर फायर माना बन जाएगा, और वह यही करता है। उसकी बॉडी एकदम आग की एनर्जी का जोश पैदा करती है। पिछली जिंदगी में उसे इस इटर्नल एम्बर की कोई जरूरत नहीं थी और उसने इसकी परवाह भी नहीं की, पर अब उसे यह पूरा एब्जॉर्ब करना जरूरी है और एक को खत्म करने में ही 10 मिनट लगते हैं। कारुस किस्मती से उसके पास इनका पूरा ढेर है, तो उसका गोल है जितना हो सके एम्बर को एब्जॉर्ब करना। अचानक रिफ्ट ने पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। रिपोर्टर्स डोजन के घर के आसपास जमा हो जाते हैं, जबकि एजेंट्स और हीरो एसोसिएशन का स्टाफ सारे एरिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। बैंगयोंगू एक बंदे के घमंड की वजह से गुस्से में है क्योंकि उसने रिफ्ट में जल्दी घुसने की बेवकूफी की थी। यह बंदा बिल्कुल सोलो लेवलिंग वाले यन हो जैसा दिखता है, पर थोड़ी साफ हेयरकट के साथ, वरना वह कुछ और ही लगता है। इस सब में ब्लू बालों वाला एक अच्छा आदमी भी है। इसका नाम किम ह्यून वू है। वह इस बात की वजह से डोजन की साइड ले रहा है कि उसने सबसे पहले अपनी छोटी बहन को बचाया, पर सियोंगू इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। वह डोजन पर इल्जाम लगाता है कि वह लालची बनकर अंदर घुस गया है, रिजल्ट के बारे में सोचे बिना ही। अगर वह नॉर्मल तरीके से मर जाता तो ठीक था, पर अगर रिफ्ट में मरा तो यह जगह मॉन्स्टर्स के लिए प्लेग्राउंड बन जाएगा और यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। ह्यून वू गिल्ड से आगे काम करने के ऑर्डर्स मांगता है और लगता है गिल्ड ने उन्हें बस प्रोटोकॉल्स के मुताबिक काम करने को कहा है। ह्यून वू पूछता है कि दुनिया भर में यूएस, चाइना, स्विट्जरलैंड, टर्की और यूके में रिफ्ट्स के बार बार खुलने के बारे में। ऐसे रिफ्ट्स का खुलना ये आम बात नहीं, और गिल्ड को इतने सारे रिफ्ट्स एक साथ मैनेज करने में प्रॉब्लम भी हो रही है। कुछ कंट्रीज ने इस प्रॉब्लम को आसानी से रोक लिया, पर साउथ कोरिया में लोग गुस्से में हैं क्योंकि एक बंदे की वजह से यह सिचुएशन डिजास्टर बन सकती है। सियोंगू इतना गुस्सा है कि उसका डोजन को मारने का मन कर रहा है और वह दुआ कर रहा है कि रिफ्ट उसे बाहर फेंक दे। बात करें उस बड़े से पर्पल गेट की जो 28 दिन पहले दिखा था, उस दिन से डोजन अंदर है। हीरो एसोसिएशन अब डर में है और इसने लेवल 1 वेव की वार्निंग भी दे दी है। डोजन की आइडेंटिटी को प्राइवेसी के लिए अभी दुनिया के सामने नहीं खोला गया, पर वे सब उसे ऑर्डिनरी पर्सन एस कह रहे हैं, जबकि दुनिया को उसकी असलियत का पता ही नहीं है। मनी लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का बॉस जल्दी से सारे क्लूज जोड़ लेता है। उसका असिस्टेंट रिपोर्ट कंफर्म करता है कि डोजन इस सब में शामिल है। किम यांगू जो प्रेसिडेंट वांग चोंग का राइट हैंड मैन है, बहुत क्यूरियस है और जानना चाहता है कि डोजन के जिंदा वापस आने के चांसेस क्या हैं। असिस्टेंट बिल्कुल यकीन से कहता है कि एक नॉर्मल इंसान के जिंदा बचने के चांसेस 1% से भी कम है, पर डोजन को आम इंसान कहते ही वांग चोंग के चेहरे पर एक मजेदार स्माइल आती है। यह वही नॉर्मल बंदा है जिसने उसके आदमियों को हॉस्पिटल भेजा और हफ्तों तक बैंडेजेस में रखा। दुनिया की नजरों में वे उस एक इंसान की ताकत को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जो अकेला रिफ्ट में घुस गया है। उन्हें अभी अंदाजा नहीं कि वह कितना पावरफुल है। वांग चोंग अब ये जानना चाहता है कि एक पावरफुल इंसान के जिंदा बचने के चांसेस क्या है। उसका असिस्टेंट कहता है कि यह हीरो के लेवल पर डिपेंड करता है और बिना सही इन्फॉर्मेशन के फैसला करना मुश्किल है। चोंग भी मानता है कि लड़ने की एबिलिटी और सर्वाइव करने की एबिलिटी अलग होती है और रिफ्ट के अंदर ये एक और लेवल की प्रॉब्लम लाती है। पर एक बात पक्की है, ये गंदा बंदा अपनी आदत नहीं छोड़ता। चोंग डोजन के परिवार को बचाना चाहता है, पर इस सब के पीछे उसका एक घटिया प्लान है। अगर डोजन वापस नहीं आता तो यह कमीना उनके ऑर्गन्स बेचने का प्लान बना रहा है, और अगर आता भी है तो उस पर लोन का इल्जाम लगा देगा। यह बंदा तो हद से ज्यादा घटिया है। दूसरी तरफ वर्ल्ड ट्री हमेशा की तरह अपने ऑरा को फैला रहा होता है। यहाँ डोजन पूरे फोकस के साथ अपनी ट्रेनिंग पूरी करने में लगा है। उसका जिस्म अब फ्लेम माना से भर गया है। उसे पता ही नहीं चलता कि कितना वक्त गुजर गया है, पर वह 100 फायर स्टोन्स अब्सॉर्ब कर रहा है। इससे उसने इतना फायर माना जमा कर लिया कि वह इसे अपनी मर्जी से चला सकता है। ऊपर से एक साइड इफेक्ट के रूप में उसकी आग के खिलाफ रेजिस्टेंस भी बढ़ गई है। वह अपनी पुरानी जिंदगी की पावर को और अब की जिंदगी की पावर को कंपेयर करता है। सिर्फ फायर एट्रीब्यूट के हिसाब से देखता है तो वह सोचता है कि ट्रेनिंग की वजह से इस एबिलिटी में मास्टरी हासिल करके उसने थोड़ी हद तक अपनी पुरानी पावर को पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड ट्री को गले लगाते हुए वह इसके साथ एक अच्छा टाइम गुजारता है। ये ट्री हमेशा उसके काम आया है, पहले भी और अब भी, इसलिए डोजन इसके लिए दिल से थैंकफुल है। अपने माना स्टोन साथ ले जाने के लिए उसने पत्तों से एक छोटा सा बैग बनाया है ताकि उनमें स्टोर कर सके। सारे स्टोन्स कलेक्ट करके डोजन समझता है कि शायद वह इस एंजल ट्री को दोबारा नहीं देख पाएगा, पर फिर भी उम्मीद करता है कि अगर यह डिवाइन ट्री कभी खतरे में आया तो वह जरूर मदद को आएगा और वह अपनी जान देकर इसे प्रोटेक्ट करेगा। उस रात डोजन आखिर में रिफ्ट से बाहर निकल आता है और वह एकदम ठीक होता है। उसे कोई भी आसपास फील नहीं होता। शायद लोगों ने यह बात मान ली कि वह अंदर मर चुका है और मॉन्स्टर वेव कभी भी निकल सकती है, पर उसे किसी पावरफुल इंसान की प्रेजेंस फील होती है। वह इधर उधर भागता है और सोर्स का पीछा करता है। थोड़ी देर बाद वह दो एजेंट्स तक पहुंचता है। एक बहुत गुस्से में होता है और दूसरा चिल होता है। ये वही हुनुवू और स्योंगू हैं जो पिछली बार बहस कर रहे थे। उनके आउटफिट से ही उसे पता चल जाता है कि ये हीरो एसोसिएशन के हैं। मतलब अगर वो पकड़ा गया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। इससे बचने के लिए वह एक फ्लेम का गोला बनाता है और जोर से हवा में फेंक देता है। ये अटैक एक बिल्डिंग के पार जाता है और एक जोर का धमाका करता है। दोनों एजेंट्स हुनुवू और स्योंगू धमाके की आवाज सुनते ही अलर्ट हो जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि यह आग है वे इसके पीछे दौड़ते हैं। वहां वे लोगों को डर के मारे खड़ा देखते हैं। सायोंगू पूछता है कि यह सब क्या तमाशा है, जबकि डोजन अपने फ्लेम पावर से इंप्रेस्ड हो जाता है। इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि यह उसके लिए काम आएगी। अपने पुराने दोस्त टस्क की याद में वह सोचता है कि क्या वह फायर मेज जो कॉन्टिनेंट का सबसे मजबूत फायर मेज था उसके अब के फ्लेम लेवल से इंप्रेस्ड होता या नहीं। अचानक हुनुवू के फास्ट सेंसेस उसे रिफ्ट की तरफ अलर्ट करते हैं। वह कुछ एक्टिव हो रहा है। उनकी आंखों के सामने रिफ्ट धुंध में गायब हो जाता है। दोनों एजेंट साइट पर दौड़ते हैं और उन्हें यकीन नहीं आता कि रिफ्ट का दुनिया से कनेक्शन खत्म हो गया है। इधर डोजान अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। अगली सुबह मापो के उस रिफ्ट के बारे में न्यूज आती है जो 1 महीने तक रहा। यह ऐलान
किया जाता है कि एससीओ डोजान के जोन में घुसते ही 29 दिन बाद रिफ्ट गायब हो गया और हीरो एसोसिएशन का मॉन्स्टर वेव के आने का डर गलत था। लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि रिफ्ट अचानक गायब हो जाएगा, इसलिए वे अभी भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा कि रिफ्ट के गायब होने के वक्त जंकयार्ड में लगी आग की वजह क्या थी। इससे ज्यादातर लोग यह मान रहे हैं कि एससीओ डोजान मर चुका है और यह उसके अपने किए का नतीजा है। उन्हें क्या पता कि डोजान सबके सामने छुपा हुआ है और लोगों के अलग अलग ओपिनियंस को देख रहा है। कुछ उस बेचारे लड़के के लिए हमदर्दी दिखा रहे हैं जो अपनी जान गंवा बैठा है। पर रिफ्ट के गायब होने का सुनकर डोजान का दिल टूट गया था। वह मायूस है कि अब वह वर्ल्ड ट्री से दोबारा नहीं मिल सकता, चाहे वह वर्ल्ड ट्री को प्रोटेक्ट न कर सके। पर एक और चीज है जो वह अपनी जिंदगी में बचा सकता है और वह वापस एचसीएस कैपिटल चला जाता है। अंदर ये बेवकूफ डोजान की मौत की खुशियां मना रहे हैं, ये सोचते हुए कि अब वे दादी और उसकी बहन को आसानी से खत्म कर देंगे। चांगजब वैसा ही बंदा है जो लोगों को निचोड़कर मार देता है। एक फ्रॉड बंदा बात कर रहा है कि छोटी बहन को बड़ा होने देना चाहिए ताकि उसे दूसरे तरीके से यूज कर सके। जब ये लोग बिना सोच समझ के बकवास कर रहे होते हैं तभी एक जानी पहचानी आवाज उन्हें सलाम करती है और उनके बॉस को बुलाती है। सीन यही कट जाता है और हम चांगजब को देखते हैं जो खुशी से गाना गुनगुना रहा है। उसे यकीन है कि डोजन अब हमेशा के लिए मर चुका है। उसका असिस्टेंट आज के अपॉइंटमेंट्स रिव्यू करता है। ऐसा लगता है कि आज ज्यादातर वक्त वो फ्री है, सिर्फ एक सीईओ के साथ लंच करना है। यह सुनकर वो खुश हो जाता है क्योंकि आज रात वो मैडम कैंग के क्लब में पार्टी कर सकता है। ये सब बेकार बातें चल रही होती हैं जब तक वह बिल्डिंग में नहीं घुस जाता। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे अपने आदमी खिलौने की तरह उड़ते हुए दिखते हैं। उनका खून चारों तरफ बिखरा हुआ है और इस सब का कारण वह बंदा है जिसे उसने मरा हुआ समझ लिया था। डोजन उसे जमीन पर फेंक देता है और चांगजाब को कहता है कि वह कुत्तों की तरह उसके पास रेंगता आए। यह सख्त दिल ऑर्डर सुनकर कंपनी का प्रेसिडेंट कांप जाता है। डोजन असली लीडर की तरह बिहेव करता है और उसकी कुर्सी पर बैठ जाता है। वह अपना ऑर्डर रिपीट करता है और इस बेवकूफ चांगजाब को कुत्ते की तरह चलकर उसके पास आने का कहता है। बिना टाइम जाया किए वह कुत्तों की तरह रेंगता है। डोजन हमेशा की तरह जालिम बन जाता है और उसे भौंकने का कहता है क्योंकि यह बंदा जानवर जैसा ट्रीट होने के लायक है। उसका जोर से दिया गया ऑर्डर चांगजाब को जलील कर देता है। उसे भौंकने में 1 सेकंड लगता है पर डोजन बिल्कुल खुश नहीं होता। वह खुद उसे जानवर बनाता है और बार बार भौंकने का ऑर्डर देता है ताकि सब सुन सके। डोजन प्रेसिडेंट को इंसान की तरह बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करता जैसा वह प्रेसिडेंट दूसरों के साथ करता है। डोजन पॉइंट करता है कि इस तरह के कमीने लोग सिर्फ ऊपर से वफादार दिखते हैं पर मौका मिलते ही पीछे से छुरा घोंप देते हैं। उसका नाम लेकर वह ठंडी आवाज में कहता है कि उसकी जिंदगी में ऐसे 2 कौड़ी के इंसानों के साथ काफी एक्सपीरियंस हुआ है। चांगजब गिड़गिड़ाता है और वफादार कुत्तों की तरह ऑर्डर मानने को तैयार हो जाता है पर डोजन ने काफी सुन लिया था। वह उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे उसकी सांस ही निकल जाती है और खून निकलता है। असिस्टेंट यह तमाशा देखता है जब तक डोजन उसका नाम नहीं पुकारता। डोजन उसे कंपनी का नया बॉस कहता है और ओपिनियन देता है कि ऐसे कमीने के नीचे काम करना बंद कर दे क्योंकि ये लोग पीछे से छुरा मारने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। वह असिस्टेंट को चांगजाब को मारने का पूरा परमिशन देता है पर यह काम उस जैसे केपेबल सर्वेंट के लिए बहुत बड़ा है। वह माफी मांगता है और कहता है कि उनके लीडर के बहुत कनेक्शंस हैं तो अगर वह बॉस बनेगा तो हालात खराब हो जाएंगे। असिस्टेंट चांगजाब के लिए एक और बार माफी मांगता है पर डोजन खेलना नहीं चाहता। वह सजेस्ट करता है कि चांगजाब के जिस्म को बैरल में बंद करके सारे सबूत एंडलेस समुद्र में फेंक दो। यह तो वही काम है जिसमें ये लोग माहिर हैं। जब बॉस के नौकर आसानी से नहीं मान रहे डोजन एक अलग तरीका अपनाता है। डोजन पूरे ग्रुप को धमकाता है कि अगर उन्होंने इस ऑर्डर को नहीं माना तो वह सबको गेट में मॉन्स्टर्स का खाना बनाने के लिए फेंक देगा। बस ये बात सुनते ही सब लोग चांगजाब को मारना शुरू कर देते हैं। वह और नहीं सह सकता और अपनी जान की भीख मांगता है और वादा करता है कि कभी धोखा नहीं देगा और हमेशा डोजन के नीचे सर्व करेगा। यह सुनकर डोजन थोड़ी सोच में पड़ जाता है, चाहे वह अभी चांगजाब को मार दे और अपने सारे मसले खत्म कर ले। पर इस जिंदगी में उसमें कुछ चेंज आया है। वह खुद भी मानता है कि न्यू डोजन अपने पुराने बेदर्द डोजन से थोड़ा नरम हो गया है तो इस बार वह हाथ बढ़ाता है और उसे मौका देता है। वह सोचता है कि शायद चांगजाब अब तो नेक बन जाएगा और दुआ करेगा कि उसे दोबारा कभी डोजन का गुस्सा न झेलना पड़े। वह हीरो का हाथ मिलाता है और वादा करता है कि अब से बिना शर्त के उसके ऑर्डर मानेगा, लेकिन उसे कुछ अजीब लगता है। उसका हाथ उसे जलता हुआ फील होता है। डोजन थोड़ा नरम फील हो रहा था पर अभी भी उसके अंदर पुराना डोजन मौजूद है। वह चांगजाब को आंखों में आंखें डालकर कहता है कि यह उसका आखिरी मौका है। फिर डोजन उसका हाथ पूरा जला देता है। उसका हाथ एक जली हुई पेस्ट में बदल जाता है। मीटिंग के आखिर में वह प्रेसिडेंट के दर्द भरे चीखों को नजरअंदाज करता हुआ निकल जाता है। जाते वक्त एक आखिरी वार्निंग देता है, अगर इनमें से किसी ने भी उसकी फैमिली के रास्ते में आने की कोशिश की डोजन खुद उनका काम तमाम करेगा। अब उनका एक नया टास्क है। ये लोग हमेशा के लिए उसकी फैमिली की हिफाजत के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यह है ट्रेटर्स को हैंडल करने का सही तरीका। ऑफिशियली एसईओ डोजन नाम का बंदा बस एक आम सा इंसान था जो रिफ्ट के साथ गायब हो गया, पर असल में वह लोकल मैकडॉनल्ड्स में खाना खा रहा है। गवर्नमेंट, हीरो एसोसिएशन और मीडिया ने उसे कल की खबर की तरह भुला दिया। सबने उस इंसान को मरा हुआ मान लिया जो रिफ्ट में घुस गया था। अगर वह बाहर आके दुनिया को बताए कि वह जिंदा है कोई यकीन नहीं करेगा। ऊपर से सोलो रिफ्ट मिशन के बाद वापस आना सिर्फ सरदर्द और प्रॉब्लम्स लाएगा। वह होंग चांग अब उसके लिए एक नया और मुनासिब घर ढूंढ रहा है ताकि वो आराम से शिफ्ट हो सके। अब डोजन को अपनी छोटी बहन को मजेदार फास्ट फूड खिलाने का मौका मिला है। उसने उसे बताया कि वे एक अच्छे एरिया में शिफ्ट होने वाले हैं और यूनियन के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती थी। अब वह अपनी एज के बच्चों की तरह किंडरगार्टन जा सकेगी और अगले साल एलिमेंट्री स्कूल में एडमिट होगी। जब स्कूल का टॉपिक आया यूनियन का मूड एकदम खराब हो गया। डोजन घबरा गया कि ऐसा क्या हो गया। वह खतरनाक मॉन्स्टर्स को काटना जानता है पर बच्चे को मनाना उसके बस की बात नहीं। वह हैरान रह गया जब उसकी बहन ने कहा कि दूसरे बच्चे उसे अकेला होने के लिए छेड़ते हैं। अपनी प्यारी बहन का यह दुख सुनकर डोजन का दिल टूट गया। अगर उसे उन बदतमीज बच्चों के साथ नहीं रहना तो नहीं रहना पड़ेगा। वे छोटे कमीने एक दिन अपना हिसाब जरूर चुकाएंगे। यह जानकर कि उसे किंडरगार्टन नहीं जाना पड़ेगा यूनियन फिर से खुश हो जाती है। अंदर ही अंदर डोजन एक प्लान बना रहा है ताकि अपनी छोटी बहन को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेजे जहां कोई उसे छोटा समझने की हिम्मत न करे। उस रात सीईओ डोजन को पता चला कि किम योंगू ने उसकी दादी और बहन को रिफ्ट के वक्त किसी रैंडम मोटेल में छुपा दिया था। यह कमीना माफी मांगते वक्त अपनी कमर तोड़ने वाला था और कहता है कि मोटेल उनकी कंपनी के मैनेजमेंट में है तो यह किसी और जगह से ज्यादा सेफ है। डोजान के पास आज योंगू से उलझने की एनर्जी नहीं तो वह बस कमरे में घुस जाता है और अपनी दादी को दोबारा देखता है। छोटी यूनियन उस पर चढ़कर गले लग जाती है और दादी उसका हाथ पकड़कर आंसुओं के साथ खुशी से देखती है। वो बस अपने पोते को जिंदा देखकर खुश है। पहले तो यह हीरो दंग रह गया पर जब उसे अपनी फैमिली का इतना प्यार
फील हुआ, उसने उनके प्यार को स्माइल के साथ कबूल किया। छोटी यूनियों को मैकडॉनल्ड्स का खाना बहुत पसंद है, तो वे लोग वहाँ खाना खाने चले जाते हैं। आज कहीं से डोजन की बहन ने उसके हीरो वाले काम के बारे में पूछा। डोजन ने पूछा कि क्या उसे हीरो भैया पसंद है। यूनियोंग ने बेफिक्री से कहा कि नहीं, उसे हीरो भैया पसंद नहीं। ये कूल है कि हीरोज पावरफुल और ऑसम होते हैं, पर वे हमेशा खतरनाक मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए खतरे में रहते हैं, कभी कभी मर भी जाते हैं। छोटी यूनियोंग बस चाहती है कि उसका भाई, उनकी दादी और उसके साथ बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रहे। डोजन ने सारी जिंदगी फाइट्स की थी और इतना खून खराबा करके वह सख्त दिल हो चुका था, इसीलिए किसी और इंसान का उसके लिए फिक्र करना एक नई सी फीलिंग है। पिछली दुनिया के सख्त माहौल में वह आखिरी इंसान था जो जिंदा बचा था। उसने ऐसे मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स से फाइट की जो यहाँ के हीरोज की सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। इस दौरान उसने बहुत कुछ खोया है। अब जब उसे एक नई दुनिया में दूसरा चांस मिला है और अब उसके पास कुछ कीमती आ गया है, वो फीलिंग्स जो उसने कब की खत्म कर दी थी उसके अंदर वापस उभर रही है। इस दुनिया में शायद वह खुशी से जी सके, शायद एक सुकून भरी जिंदगी जी सके। जब वह अंदर से ये गर्म और नरम एहसास महसूस कर रहा था, कोरिया हीरो एसोसिएशन में नेट वोंग हंगामा मचा हुआ था। कोरिया हीरो एसोसिएशन का फाउंडर और वर्ल्ड हीरो फेडरेशन का डायरेक्टर पहले रिफ्ट के सामने आने पर परेशान थे और अब उसके अचानक गायब हो जाने पर और भी ज्यादा हैरान हो गए थे। उनके बेस्ट लोगों ने साइट को इन्वेस्टिगेट किया पर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसे इस बात का गुस्सा आ रहा था कि उसके अंडर एरिया में इतना कुछ हो गया और उसे कुछ भी नहीं पता। उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि एक अचानक गायब हुआ रिफ्ट कभी भी वापस आ सकता है। उसकी असिस्टेंट उसकी परेशानी से एग्री करने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि अगर मॉन्स्टर वेव होती तो बेहतर होता, कम से कम अननोन चीजों की फिक्र नहीं होती। डायरेक्टर टाइवांग उसकी बात काट देता है और गुस्सा होने से पहले रुक जाता है। चाहे वह अचानक होने वाली तबाही से परेशान है, पर वह कॉलुश है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। नेट वोंग दुनिया के टॉप 100 रिस्पेक्टेड और पावरफुल हीरोज में से एक है। लोग कहते हैं कि अगर वह प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़े तो हिस्ट्री के सबसे ज्यादा वोट्स से जीतेगा। उसकी बात और इन्फ्लुएंस किसी भी अच्छे ग्रुप को आसानी से गिरा सकता है, पर कॉलुश किस्मती से उसे न तो किसी कंट्री के लीडर की पावर चाहिए, न ही किसी का पैसा। उसका एक ही गोल है, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। दूसरे लफ्जों में वह एक अच्छा इंसान है। चाहे जितना भी टाइम जाया हो रहा है, वह रिफ्ट के आसपास के एरिया की गहरी इन्वेस्टिगेशन चाहता है। पास के रहने वालों ने अपनी प्रॉपर्टीज एसोसिएशन को बेचने के लिए हाँ कर दी है, तो इन्हें यहाँ से दूर भेजना अब कोई मसला नहीं है। उनकी तसल्ली देने के लिए टाइवांग उन लोगों को मार्केट प्राइस से ज्यादा पैसा देना चाहता है। इतनी परेशानी देने के बाद ये कम से कम है जो वह उनके लिए कर सकता है। सब ट्रस्टेड सोर्सेज ने बताया कि अलग अलग कंट्रीज में कई रिफ्ट्स खुले हैं। इसका जो भी मतलब समझो, लेकिन कुछ तो चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ने अपने रिफ्ट्स को कंट्रोल करने के स्टेप्स शुरू कर दिए हैं। बड़े कंट्रीज में यूनाइटेड किंगडम को सबसे बड़ा मसला है, जबकि पुराने और पावरफुल हीरोज दूसरे रिफ्ट्स को क्लियर करने के लिए भेजे गए। यूके का स्क्वाड बिल्कुल बेकार था। यूनाइटेड किंगडम में हालात बहुत खराब थे। उनका महीने भर का मिशन जो रिफ्ट को खत्म करने का था, आखिर में बुरी हार के साथ खत्म हो गया। यूके रिफ्ट वेव अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ यहाँ सिटी में लोग अपने डेली के काम में बिजी है और रश में एसईओ डोजन भी लोगों के साथ घूम रहा है। वो आज हीरो कॉम्प्लेक्स में अपनी फेवरेट शॉप पर जा रहा है। जब वह दरवाजा खोलकर अंदर घुस रहा था, काउंटर पर खड़ा बंदा अपने आप सलाम करता है, पर डोजन का चेहरा देखकर उसकी आवाज बंद हो जाती है। उसे एकदम गूज बम्स आते हैं और उसकी बॉडी का हर बार डर से खड़ा हो जाता है जब वह डोजन को देखता है। आज उसका मैनेजर दुकान में है तो वह खुश है कि उसे खतरनाक कस्टमर का सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। मैनेजर जल्दी से अपना न्यूज़पेपर बंद करता है और ऊपर देखता है। वह उससे नॉर्मल आवाज में बात करता है, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ा सा गुस्सा भी है। वह सोचता है कि यह वही बंदा है जो उसके कैशियर को डराकर लो ग्रेड क्रिस्टल्स खरीदने के लिए फोर्स करता है। डोजन बेफिक्र होकर अपना बैकपैक उतारता है और जमीन पर फेंक देता है। वह कहता है कि यह अच्छी बात है कि मैनेजर आज खुद यहाँ है, तो उसके मैजिक क्रिस्टल्स की सेल जल्दी हो जाएगी। मैनेजर को लगता है कि जमीन पर लो ग्रेड क्रिस्टल्स का एक और ढेर बिखरेगा। उसे ऐसे छोटे धंधे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वह डोजन को दूर नहीं करना चाहता। वह बस फेयर ट्रेड चाहता है। पर मैनेजर या कोई भी समझदार ट्रेडर सिर्फ 1% फी नहीं ले सकता। मैनेजर कहता है कि बेहतर होगा अगर यह लड़का यहाँ से चला जाए। डोजन उसे समझाता है कि उसके साथ बिजनेस न करना मैनेजर के लिए बहुत बड़ी गलती होगी, जिसका उसे बाद में बहुत अफसोस होगा। मैनेजर ने डोजान के बैग को एक बार भी खोलकर चेक नहीं किया, बल्कि वह उसे यहाँ से भगाने के चक्कर में था। वह डोजान को आखिरी वार्निंग देता है और कहता है कि अगर वह नहीं गया तो अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर डोजन गुस्से में बैकपैक को लात मारता है, जिससे उसके सारे स्टोन टाइल्स पर बिखर जाते हैं। काफी एक्सपीरियंस्ड स्टोन ट्रेडर्स होने की वजह से मैनेजर और वर्कर दोनों को जल्दी उन पत्थरों की क्वालिटी का अंदाजा हो जाता है। यह गंदा सा बैग असल में हीरो के लिए बेस्ट मैजिक क्रिस्टल से भरा था, एक बेशकीमती ट्रेजर जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। डोजन को अंदाजा है कि यह चीज कितनी कीमती है। उसे पता है कि उसके पास सबसे प्रीमियम सामान है। इन क्रिस्टल्स को नॉर्मली यूज नहीं किया जाता, बल्कि बहुत रेयर और खतरनाक चीजें बनाने में किया जाता है। काफी टाइम पहले इन मैजिक क्रिस्टल्स का इस्तेमाल एक फेमस मेक्सिकन ड्रग लॉर्ड कोरर समन ने न्यू एज ड्रग बनाने में किया था। एक रात लैबोरेटरी में एक एक्सीडेंट होने की वजह से उसे इन स्टोन्स की पावर का पता चला। हीरो मैजिक क्रिस्टल ने कोरर समन को एक पावरफुल हीरो में बदल दिया और तब से यह क्रिस्टल हीरो को पावरफुल करने और माना को बढ़ाने के लिए यूज होता है और इस वजह से यह प्राइसलेस बन गया है। इतना रेयर एनर्जी सोर्स को अल्ट्रा हाई एंड प्रोडक्ट के लेवल पर रखा जाता है। अपनी पावर दिखाने के लिए डोजन इन बेवकूफों को ऑर्डर देता है कि वे उसका सामान वापस पैक करें और वह निकल जाता है। मिस्टर मैनेजर जल्दी से अपना बकवास करने का अंदाज बदलता है और एकदम से स्वीट और वेलकमिंग बन जाता है और डोजन को वीआईपी सीट्स तक ले जाता है और ड्रिंक्स ऑफर करता है, जबकि उसका कैशियर क्रिस्टल्स को पॉलिश करने लगता है। डोजन को यह देखकर खुशी होती है कि अब वे उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कुछ देर पहले वे लोग उसे भगा रहे थे और अब वह ठंडा ड्रिंक्स पी रहा है। डोजन उनसे डिमांड करता है कि वे उसे फुल पेमेंट करेंगे और सिर्फ 0.5% कमीशन काटेंगे। जैसे ही मैनेजर थोड़ा सा डील बदलने की कोशिश करता है, डोजन डील खत्म करने की धमकी देता है। पिछली ट्रेड्स में डोजन 1% पर राजी था, अब वह इस कम रेट को और कम कर रहा है। उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके रूड बिहेवियर की वजह से वह बस गुस्से में ये कर रहा है। जवाब में मैनेजर सिर झुकाता है और जितनी माफी मांग सकता है मांगता है, पर डोजन खाली माफियों से थक चुका है। इसलिए अब या तो वे उसका रेट एक्सेप्ट करें या वह अपना बिजनेस कहीं और ले जाएगा और बात खत्म। काउंटर पर कैशियर अंदर ही अंदर डोजन को रूड कमीना कहता है। मैनेजर जब देखता है कि उसकी एक्टिंग इस लड़के पर काम नहीं कर रही, वह डोजन को मैजिक क्रिस्टल मार्केट और उसकी प्राइस पर लेक्चर देना शुरू कर देता है ताकि किसी तरह वह कमीशन बढ़ा दे। डोजन के पास इतनी लंबी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। वह अपना ड्रिंक
ड्रिंक खत्म करता है और सीट से उठता है, जिससे मैनेजर घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डील उसके हाथों से निकल रहा है। मैनेजर 9% कमीशन ऑफर करता है, लेकिन डोजन के रिजेक्ट करने के बाद 8% बोलता है। ये 8 से 765% तक जाता है। अगर वह इस पॉइंट पर डील करता है तो उसकी दुकान को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जब मैनेजर थक हार कर सैड हो जाता है, एसीओ डोजन एकदम से 1% पर राजी हो जाता है, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पहले भी उनके साथ ट्रेड किया था। दिल ही दिल में मैनेजर चीखना और इस चोर को कोसना चाहता है, पर वह ये प्रोडक्ट छोड़ नहीं सकता। डोजन की बातें मैनेजर को इतना एक्साइटेड कर देती हैं कि वह डर से परेशान हो जाता है। वह बताता है कि आज जो बैग लाया है उसके अलावा उसके पास ऐसे प्राइसलेस क्रिस्टल्स के 7 और बैग हैं। उसकी बात जैसे ही खत्म होती है, मैनेजर जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और साइन कर देता है। कुछ मिनट की फॉर्मेलिटीज के बाद 67 बिलियन वन सीओ डोजन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। यह लगभग 48 मिलियन डॉलर्स है। अगर वह इस रेट पर बाकी बैग सेल करेगा तो जल्द ही अपना ड्रीम 110 बिलियन वन का घर ले सकता है। मसला यह है कि नॉर्मल गेट से हाई ग्रेड मैजिक क्रिस्टल्स कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। अगर वह रिफ्ट जोन्स में फ्रीली ट्रैवल करने का तरीका ढूंढ ले तो वह हजारों बिलियंस के स्टोन्स कलेक्ट कर सकता है। तभी वह अपने फोन स्क्रीन को देखता है। एक मैसेज पूरे कंट्री में भेजा जाता है। यूनाइटेड किंगडम के साउथ रीजन में रिफ्ट टूटने के बाद मॉन्स्टर वेव शुरू हो चुकी है और अब इस बारे में आखिरकार पब्लिक को इन्फॉर्म कर दिया गया है। तब तक यूके तक कोई भी ट्रैवल नहीं कर सकता। इस सब आफत के बारे में सुनने के बाद डोजन का दुकान के मैनेजर को तंग करने का मूड चला जाता है। वैसे तो रिफ्ट नजर आने के बाद चाहे कोई भी कंट्री या एसोसिएशन उस पर कंट्रोल करती, वह खुद रिफ्ट सील करने के लिए चला जाता ताकि सारी लूट ले सके। पर अब वह वैसा बंदा नहीं है। उसके पास आज रात के लिए ज्यादा जरूरी काम है, जहां उसका होना जरूरी है। आज रात का डिनर डोजन के खर्चे पर है। डोजन और उसकी फैमिली एक महंगे रेस्टोरेंट में महंगा मीट खा रहे हैं। छोटी यूनियन की आंखों में पानी आ गया जब उसने ग्रिल बीफ का मार्बलिंग देखा। वे लोग फूड एंजॉय करते हैं और वेटर्स महंगा मीट और मजेदार साइड डिशेस टेबल पर लाते हैं। मेन्यू के प्राइस टैग देखकर दादी एकदम परेशान हो जाती है और डोजन से पूछती है कि क्या इतना महंगा खाना खाना ठीक होगा, क्योंकि वहां उनसे 100 ग्राम के लिए 250,000 वन चार्ज किए जा रहे हैं, जो नॉर्मल लोगों के लिए काफी महंगा है। डोजन अपनी दादी को बेफिक्र होने के लिए कहता है और बताता है कि उसने अपने क्रिस्टल के ढेर से इतना पैसा कमा लिया कि वे जितना चाहे खा सकते हैं और उसके बैंक अकाउंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूनियन ने जैसे ही उस महंगे बीफ का बाइट लिया, उसे इसके टेस्ट से प्यार हो गया। डोजन ग्रिल पर और बीफ डालता रहा, जबकि उसकी दादी अब भी परेशानी से देखती रही। उनका खाना अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी फ्रेश रिब्स, प्राइम रिबाई, स्ट्रिप लॉइन और स्कर्ट मीट का एक और पैकेज टेबल पर आने वाला है। इस दफा तो खाना बहुत ज्यादा है और सिर्फ 3 लोग इतना खाना कैसे खत्म करेंगे। पर दादी डोजन की भूख को कम समझ रही है। उनकी फिक्रों को दूर करने के लिए छोटी यूनियन दादी को महंगा खाना ट्राई करने के लिए मनाती है। अपनी प्यारी बेटी के इस ऑफर को वे रिजेक्ट नहीं कर सकी। आखिर दादी खाना खाने के लिए मान जाती है। उस महंगी मीट की बाइट खाते ही उनकी सारी फिक्रें हवा में उड़ जाती हैं। इसके बाद यह हैप्पी फैमिली अपने शानदार डिनर का मजा लेती है और खुद हंसी के साथ एंजॉय करती है। डोजन को पता नहीं चलता कि अचानक एक मॉडल जैसी खूबसूरत लड़की रेस्टोरेंट में एंटर होती है। जहां भी वह गुजरती है, बाकी गेस्ट्स के मुंह उसे देखने के लिए घूम जाते हैं। वह सीधा सीओ डोजन की तरफ बढ़ती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। वह बस थोड़ी देर बात करना चाहती है, न ज्यादा न कम। इससे पहले कि वह अपनी आने की वजह बताए, डोजन उसकी बात काट देता है क्योंकि उसने उसके फैमिली डिनर को डिस्टर्ब किया है। अगर उसे कुछ कहना है तो खाना खत्म होने तक इंतजार करना होगा। हुनुयान अपना नेम कार्ड निकालती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद डोजन उसका नाम सुनकर उससे अभी बात कर लेगा। पर डोजन के लिए यह सब मैटर नहीं करता। वह वापस मीट ग्रिल करता है और उसे खाना शुरू कर देता है और उस लड़की को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। इस तरह मशहूर एस रैंक हंटर अपनी नाकाम और हैरान होकर रेस्टोरेंट के वेटिंग रूम में बैठ जाती है। एक स्टार जैसी लड़की जब नॉर्मल लोगों के बीच बैठती है तो खुद ब खुद सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। मर्द और औरतें चुपके चुपके उस हीरोइन को देखते हैं जो हीरोज के टॉप पर खड़ी है। वह न सिर्फ नेशनल एस क्लास हीरोज के रैंकिंग्स में 4th नंबर पर है, बल्कि लोग उसे दुनिया के टॉप 10 सबसे सुंदर हीरोज में भी रैंक करते हैं। हर सिविलियन के दिमाग में एक ही सवाल था कि यह कौन है जो हुनुयान को वेट करा रहा है। सब लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए जुयान उस छोटी सी कॉन्वर्सेशन को याद करती है जो उसने अभी कुछ मिनट पहले की थी। जहां तक उसे पता है, सीओ डोजन 2 महीने पहले अपने पहले गेट में घुसा था और जिंदा निकला था और अब सबको शक है कि उसकी न्यू पावर्स अनलॉक हो गई है। मापो रिफ्ट इंसिडेंट में लोगों ने उसे डेड मान लिया था, पर यहाँ वह जिंदा है और अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा है। ये सब बातें कोई सेंस नहीं बना रही है। ऊपर से डोजान की नजर ने इस एस रैंक हीरो जुयन को भी परेशान कर दिया है। एक ऐसे इंसान का एस रैंक पर पहुंचना नामुमकिन है जिसकी पावर्स अभी 2 महीने पहले अनलॉक हुई हों। ऑयल टाइकून कैफमोर ने अपना सारा पैसा माना स्टोन्स पर खर्च करके भी पीक तक पहुंचने में 5 महीने लगाए थे। इस सब के बारे में सोचते हुए जुयन सोचती है कि डोजन के पास जरूर कोई स्पेशल एबिलिटी है। आखिरकार डोजन, दादी और छोटी यूनियन का पेट भर गया है और अब उनका मूड काफी अच्छा है। जब वे लोग एग्जिट के पास आते हैं, जुयन डोजन से बात करने के लिए आती है, पर इससे पहले कि वह मुंह खोले, एक और ग्रुप रेस्टोरेंट में बदमाशी से चलता हुआ आता है। डोजन की आंखें गुस्से से भर जाती हैं जब वह उस बंदे को देखता है। यह गंदा दिखने वाला कमीना कैंग चोल वू है। उसे अंदाजा नहीं था कि डोजन जिंदा होगा। उसे लगा था कि रिफ्ट में जाने के बाद वह मर गया है। वह डोजन की कॉकरोच जैसी हिम्मत से काफी खुश है। जुयन भी इस शैतान को एक नजर में पहचान लेती है। रेस्टोरेंट के बीच में टेंशन बढ़ जाती है और एकदम साइलेंस हो जाता है। डोजन उस कमीने की बेकार बातों को इग्नोर करता है और जुयन को बुलाता है। कंगचोलवू हैरान हो जाता है जब एक एस रैंक हीरो डोजन से बात करती है। डोजन उसे कहता है कि वह थोड़ी देर उसकी फैमिली का ख्याल रखे और एक टैक्सी बुलाए ताकि वे घर जा सके, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वे यहाँ रहकर इस सब की वजह से परेशान हो। बेहतर होगा अगर वे दूर हों। जब वह इन कुत्तों से डील करता है, लकीली हुनुयान एक समझदार लड़की है। वह डोजन के कहने पर टैक्सी बुलाती है और दादी और छोटी लड़की को यकीन दिलाती है कि सब ठीक होगा। वह उन्हें बाय कहती है, पर वह देखती है कि वे दोनों बहुत परेशान लग रही हैं। जुयन टैक्सी के जाने हट अजीब तरीके से खड़ी रह जाती है। जैसे ही टैक्सी रेस्टोरेंट से दूर जाती है, अंदर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज
गूंजती है। अपने प्यारों के जाने के बाद डोजन अब शरीफ बनने का नाटक खत्म करता है और इस कमीने को थप्पड़ मारता है। वह इतनी तेजी से मूव करता है कि कैंग चोलवू को समझ ही नहीं आता कि 1 सेकंड में क्या हुआ। आता बस उसे गाल पर बहुत ज्यादा जालान फील होती है। इस जलालत भरे अटैक से शर्मिंदा होकर कैंग चोलवू गुस्से में दांत पीसता है और डोजन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एक वेटर उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे डर है कि अगर इन हीरोज की फाइट और बढ़ी तो पूरा रेस्टोरेंट तबाह हो जाएगा। लेकिन इस मामले में इंटरफियर करने की वजह से उसे भी मार खानी पड़ती है, पर उसका लक अच्छा था कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। एसईओ डोजन ने आराम से सबको बाहर निकलने और कमरा खाली करने को कहा ताकि और किसी को चोट न लगे। कैंग चोलवू को आसानी से भड़काया जा सकता है। यह एक मसल ब्रेन बेवकूफ है जिसका दिमाग सही से काम नहीं करता। इसके लिए उसे फेस पर एक जोरदार पंच पड़ता है। जैसे ही उसे अपने सिर पर एक चीज टकराती हुई फील हुई, वह काफी इंजर्ड हो गया। कैंग चोलवू वह कमीना है जिसने असली एसईओ डोजान को एक गेट में बंद करके मरने के लिए छोड़ दिया था। भले ही डोजान को उससे नफरत नहीं है, लेकिन उसकी इस बंदे से गहरी दुश्मनी है और उसे बात करनी है। तभी चियोल बोल पड़ता है। यह एक गॉब्लिन जैसा दिखने वाला बदमाश है। वह हंसता है और बताता है कि डोजन की शैतान सौतेली माँ ने यह सब करवाया है। डोजन को खुशी होती है कि उसे अपना टाइम जाया नहीं करना पड़ा, क्योंकि इस बेवकूफ से जानकारी निकालना सोच से भी आसान है। फिर डोजन ने अपना फोन निकाला और वीडियो ऐप पर रिकॉर्ड का बटन दबाया। उसे बस एक साफ और छोटा सा कन्फेशन चाहिए और उसकी जिंदगी आगे बहुत आसान हो जाएगी। एक बार फिर चियोल वू उसके इस एटीट्यूड की वजह से काफी इंसल्ट फील करने लगा। उसने सारी पावर अपने मुक्के में जमा की और डोजन की माँ को गाली देते हुए उस पर अटैक कर दिया। वो उस काम को खत्म करना चाहता है जो पहले फेल हो गया था। वह एसईओ डोजन को एक बार और हमेशा के लिए मारना चाहता है, लेकिन उस बड़े बदमाश का लक आज खराब है क्योंकि उसके सिंपल अटैक्स डोजन की अल्टीमेट पावर के आगे कुछ नहीं है। डोजन ने उसके वीक पंच का जवाब एक नरम छुआन से दिया और दुश्मन का मुक्का ऐसे उड़ गया जैसे किसी बाउंसी दीवार से टकराया हो। कैंग चोलवू ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। आमतौर पर वह बस जोर जबरदस्ती से हर किसी को मार देता था। अब लगता है कि उसका सामना किसी ऐसे बंदे से है जो उसके छोटे से मटर दिमाग से बहुत आगे है। अचानक वो अपने पैरों से धक्का खाकर गिर जाता है। डोजन उसकी बॉडी को शिकारी की तरह खेलते हुए फॉलो करता है, जैसे शिकार के साथ खेल रहा हो। पूरे रेस्टोरेंट में मुक्कों से खोपड़ी तोड़ने की आवाजें गूंजती हैं। दूसरी तरफ वेटर अपनी पूरी कोशिश से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। कॉल बटन दबाने से पहले एक नाजुक हाथ ने फोन खींच लिया और उसकी तरफ स्माइल करना शुरू कर दिया। हुनुयान ने वेटर को यकीन दिलाया कि वह सब संभाल लेगी, इसलिए पुलिस को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वेटर बस इतने मुश्किल टाइम में एक तसल्ली भरा चेहरा देखकर खुश थी। यहाँ पर कांग चोलवू की बॉडी पर थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात हो रही है और उसे सांस लेने का मौका भी नहीं मिल रहा। जहाँ तक जुयन को पता है, यह निकम्मा एक बी रैंक हीरो है। इस रैंक के साथ बहुत कम लोग हैं जो उसे इतना बुरी तरह मार सकते हैं। जिस हिसाब से कैंग पिट रहा है, डोजन को शायद ए रैंक क्लासिफाई किया जा सकता है। फिर भी यह लड़ाई थोड़ी बहुत एकतरफा लग रही है क्योंकि अभी तक सिर्फ डोजन ही सबको मार रहा है। इससे पहले की बात और बिगड़े, हुनुयान डोजन को एक पल के लिए रुकने को कहती है। उसे बस इस बात की फिक्र है कि अगर डोजन ने उसे और मारा तो कहीं कांग चोलवू मर न जाए। डोजन कुछ सोचता है और फिर उसकी बात मान लेता है। फिर डोजन उस गॉब्लिन के ढीले जिस्म को जमीन पर फेंक देता है और अपने हाथ साफ कर लेता है, यह देखते हुए कि दोनों के बीच शायद कोई पुरानी दुश्मनी है। जुयन ने डोजन से पूछा कि वह कांग चोलवू के बारे में कितना जानता है। डोजन को पूरा सच नहीं पता था, पर उसे इस कमीने के बारे में काफी कुछ पता है जो इसे मारने के लिए काफी है। हुनुयान ने उसे वार्न किया कि इस बदमाश कांग चोलवू का लिंक एस रैंक हीरो कैंग योंग पायो से है। डोजन को यह पहले से पता है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुयान ने कभी इतना बेवकूफ और पागल बंदा नहीं देखा था। इस बंदे को इस बात की फिक्र नहीं कि एस रैंकर उसका क्या हाल कर सकता है। हुनुयान ने समझाया कि कैंग योंग पियो अपने शैतानी कजिन का बहुत ख्याल रखता है। इस रेस्टोरेंट में होने वाली फाइट की न्यूज उस पावरफुल बंदे के कानों तक जरूर जाएगी और जब यह होगा तो बहुत खून बहेगा। डोजन को हंसी आ रही थी जब वह यह सब सुन रहा था। वह कहता है कि वह किसी एस रैंकर से नहीं डरता। उसे इसकी कोई फिक्र नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, बल्कि इस बात की फिक्र है कि जुयान उसकी जिंदगी के बारे में इतना कुछ कैसे जानती है। अब जब गॉब्लिन नीचे है, डोजन की दुश्मनी इस जासूस जानकारी रखने वाली एस रैंकर पर शिफ्ट हो गई है। डोजन उसे हैरानी से घूरता है। हुनुयान कोई ऐसी वैसी हीरो नहीं, बल्कि एस रैंक हीरो है। वह एक सिंपल आंखों की धमकी से नहीं झुकेगी। बात बदलते हुए उसने अचानक विजिट के लिए माफी मांगी और अपने अचानक आने का रीजन बताया। उससे कहा कि उसके अंकल ने बस उसे ये बात करने के लिए भेजा है, लेकिन जब उसे पता चला कि डोजन ने हीरोज के रेयर मैजिक क्रिस्टल्स का बैग बेचा है, तो इस एस रैंक हीरो के दिल में एक प्लान आया है, इसलिए वो बाकी के क्रिस्टल्स खुद लेना चाहती है। हुनुयान कहती है कि वह डोजन के पास पड़ी हर एक चीज खरीदने को तैयार है, चाहे वह जिस भी प्राइस पर बेचे। डोजन उसे वार्न करता है कि यह सस्ता नहीं होगा और वैसे भी उसके पास ढेर सारा कीमती खजाना पड़ा है। वह उसे यकीन दिलाती है कि एक एस रैंक हीरो के पास नॉर्मल लोगों से हजारों गुना ज्यादा पैसा होता है। डोजन को अपना सामान बेचने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डील करने से पहले उसकी एक शर्त है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा फेवर है, खास तौर पर हुनुयान जैसी मशहूर एस रैंकर के लिए। दूसरी तरफ सिटी में एक जगह पर महंगी शराब की बोतलों के जमीन पर गिरने की आवाजें सुनाई दे रही है। डोजन की शैतान सौतेली माँ उसके जिंदा होने की न्यूज सुनकर पागल हो रही है। उसके लोगों ने इतना यकीन दिलाया था कि वह लड़का रिफ्ट में मर गया है, पर अब उसे खबर मिल रही है कि डोजन एक पावरफुल हीरो की तरह जिंदा बच गया। उसका गंजा असिस्टेंट भी तंग आ चुका है। ऐसी बॉस के नीचे काम करने का जरा भी मजा नहीं है। डोजन के मरने की न्यूज देने की वजह से वह उस पर गुस्सा थी, लेकिन इसमें उसकी भी गलती नहीं है। हीरो एसोसिएशन ने भी डोजन को डेड मान लिया था। सौतेली माँ बहाने नहीं सुनना चाहती थी, वह एक्शन चाहती है। यह सब कम नहीं था, लेकिन जैसे ही वह यह खबर सुनती है कि कैंग चोलवू भी डोजन से मार खाकर आया है, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। एक बात कंफर्म हो चुकी है कि डोजन को पता है कि उसे मारने का प्लान उसकी माँ ने ही बनाया है। अब डोजन की सौतेली माँ के लिए काफी प्रॉब्लम बन सकती है। यह सोचकर कि उसका नाम आ सकता है, वह डर से कांपने लग जाती है। वह डोजन से इतना नहीं डरती, उसे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि जब डोजन के बाप को उसकी हरकतों का पता चलेगा तो क्या होगा। वह सब कुछ छुपा सकती है, और अगर मीडिया तक बात पहुंची तो उसकी कंपनी के स्टॉक प्राइस जमीन पर गिर जाएंगे और मिलियंस का लॉस होगा। इसलिए उसने अपने लोगों को मीडिया को रोकने का ऑर्डर दिया। अगर उन्होंने गलती की तो टी ग्रुप और डब्ल्यू ग्रुप सारे डील्स और एड्स बंद कर देंगे। सबसे पहले पुलिस को भी उनके अंडर होना चाहिए। इस मामले में सौतेली माँ के लोग पहले से ही हर बेस कवर करने के लिए चाल पड़ती हैं। यह सोचकर कि उसके बंदे ये काम संभाल लेंगे, उसके दिमाग से थोड़ी टेंशन कम हो जाती है। गंजा डायरेक्टर ली चुपके से कहता है कि चाहे वो कितने भी कवर अप क्यों न कर ले, ये प्रॉब्लम इतनी आसानी
आसानी से सॉल्व नहीं होगी। और इस बात पर गंजे डायरेक्टर के पास एक प्लान है जो इस सरदर्द को खत्म कर सकता है। बस कैंग चोलवू के कजिन मशहूर कैंग योंग पियो का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ तक कि सौतेली माँ जैसी फेमस पर्सनालिटी भी इस एस रैंकर के बारे में जानती है। कैंग चोलवू शायद हीरो दुनिया में एक कचरा के रूप में बदनाम है, पर सब जानते हैं कि वह अपने पावरफुल कजिन के कितना करीब है, इसीलिए कोई उससे पंगा नहीं लेता। असल में कैंग चोलवू बस एक बदमाश है जिसे उसका कजिन यूज करके उससे सारे इलीगल काम करवाता है ताकि उस पर कोई नाम ना आए। लेकिन दोनों दिमागी तौर पर हद से ज्यादा बेवकूफ है। अगर चोलवू पुलिस के हाथों पकड़ा गया या मीडिया में बदनाम हुआ तो यह एस रैंक हीरो के लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है। असल में वह पहले से ही इस डिजास्टर से निपटने के लिए कदम उठा चुका है। यहाँ सौतेली माँ ने फैसला कर लिया है, वह जल्दी से कैंग योंग पियो से मिलना चाहती है। खतरे की बात यह है कि अब एचसीएस कैपिटल का प्रेसिडेंट होंग चोंग भी खुलेआम उसके दुश्मन डोजन के साथ मिल गया है। अब वह डोजन की फैमिली का ख्याल रखता है। इसके लिए सौतेली माँ 1 मिनट में पुलिस प्रोसिक्यूटर से बात करना चाहती है। जो उसका साथ छोड़ते हैं उन्हें उसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। अगले दिन हम एक ग्रुप ऑफ हीरोज को देखते हैं जो कोरिया के 37 रिफ्ट जोन्स में से एक में घुस रहे हैं। इन रिफ्ट जोन्स में से 5 को सिक्योर्ड गेट्स में बदला जा रहा है। बाकी सिर्फ हीरो एसोसिएशन से जुड़े हीरोज ही स्केड्यूल्स के साथ रेड कर सकते हैं। आज मिस हुनु यन खुद एक टीम लीड कर रही है। अपने एस रैंक आईडी के साथ वह गेट्स में अनलिमिटेड एंट्रीज कर सकती है। जहां इस ग्रुप में सब फैंसी वेपन्स और कलरफुल आर्मर पहने खड़े थे, इसी रश में एक नौजवान खड़ा था जिसने सिर्फ एक पुरानी सी हुडी पहनी हुई थी। हुनु यान ने क्लियो गिल्ड को हंट के लिए टेम्पोररी तौर पर अपने साथ जाने के लिए सिलेक्ट किया। एस रैंक के हंट का पार्ट बनना होना बहुत रेयर है, इसलिए वे सब जोश में है। हुनु यान ने बताया कि वह बस कुछ फन करना चाहती थी और थोड़ी सी मसल स्ट्रेच करना चाहती है। असल में उसे यह पूरा सीन सेट करना पड़ा ताकि पीछे खड़े डोजन को गेट में क्लीन एंट्री मिल सके। डोजन ने अपना बाकी मैजिक क्रिस्टल का ढेर मार्केट प्राइस पर जुयन को बेचने का प्रॉमिस किया, एक शर्त पर कि अगर वह उसे रिस्ट्रिक्टेड रिफ्ट जोन में घुसने देगी। वह बस हाई लेवल जोन्स में हंट करके ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। यह सच है कि रिफ्ट जोन्स में हर तरह की लूट होती है, पर इतने मुश्किल जोन में प्रॉफिट के लिए बिना डर के जाना पागलपन है। खैर हुनु यान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे किसी तरह बस वे हीरोज मैजिक क्रिस्टल्स बाय करने हैं। यह रिफ्ट काफी अजीब है। वे लोग काफी देर एक अंधेरी टनल में चलने के बाद आखिरी करार दूसरी तरफ एक जंगल में निकल आए। इस ग्रुप में एक हीरो से रहा नहीं जा रहा था, उसका नाम इंजू है। उसने जुयन से डोजन की असली पहचान के बारे में पूछना शुरू किया क्योंकि वह काफी देर से उनके ग्रुप के पीछे आ रहा था। जुयन ने उसे बताया कि डोजन उसका कजिन है, लेकिन बाकी हीरोज को पता था कि वह झूठ बोल रही है। इंजू ने अंदाजा लगाया कि शायद वह क्वीन जुयन का बॉयफ्रेंड है। उनकी फिजूल बातों से तंग आकर जुयन ने इंजू को आधा सच बताया कि डोजन वहाँ इसलिए था क्योंकि उसका जुयन पर एक एहसान था। ये बहुत रेयर बात है कि एस रैंक हीरो पर कोई एहसान कर रहा हो। सब यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। सब ग्रुप वाले अपनी अपनी बातों में बिजी थे कि अचानक एक बड़ी सी चीज सूरज के सामने आ गई और हर जगह अंधेरा हो गया। सबने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई और एक खौफनाक दरिंदा देखा। एक ए रैंक स्किल्ड ग्रुप होने के नाते उन क्लियो हीरोज ने जल्दी से अपने वेपन्स निकाले और अपनी जगह संभाल ली। उनका पहला सामना किसी और से नहीं बल्कि खतरनाक पॉकेट्रीज का था। एक्सपर्ट रेडर होने के नाते जुयन ने इसे मारने की जिम्मेदारी ली और सबको ऑर्डर दिए। उसने जिंगू और डियन को डिफेंस के लिए रेडी होने को कहा, जबकि सनहो से उस मॉन्स्टर के पैरों पर निशाना लगाने को कहा। इससे पहले कि वह सबको रोल्स दे पाती, एक बंदा तेजी से सबके आगे निकल गया, एक बड़ी जंप मारी और उड़कर हवा में उस मॉन्स्टर के करीब पहुंच गया। डोजन ने लंबी ग्रुप प्लानिंग को इग्नोर किया और उस परिंदे के साथ 1-to-1 फाइट करने का प्लान बनाया। क्लियो हीरोज के मुंह खुले रह गए। उन्होंने कभी इतना बेवकूफ बंदा नहीं देखा था। अपने मुक्के में पावर जमा करते हुए डोजन ने एक पावरफुल अटैक करने की तैयारी की। इससे कुछ देर पहले गिल्ड मास्टर इंजू अपने खराब लक की वजह से परेशान थी। वे अभी गेट में घुसे ही थे कि एक पावरफुल मॉन्स्टर आ गया। ग्रुप के ऑर्गेनाइज होने से पहले ही डोजन ने अपना बैग जमीन पर फेंक दिया। जुयन उन सबको ऑर्डर दे रही थी, तभी वह हवा में एक तेज गोली की तरह जंप कर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्पीड डीमन हो। एक जंप में ही वह उस मॉन्स्टर परिंदे के पास पहुंच गया था। आसमान में होते हुए भी उसने अपने आसपास फील्ड कंट्रोल में कर लिया था। उसकी फायर पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये मॉन्स्टर सिर्फ दिखने में खौफनाक था और सिर्फ उसका साइज बड़ा था, क्योंकि न तो वह तेजी से उड़ सकता था न उसका रिएक्शन टाइम सही था। उसने डोजन के अटैक को रोकने की कोशिश की, मगर डोजन का अटैक उसकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल और फास्ट था। कुछ ही सेकंड्स में सब चेंज हो गया था। डोजन ग्रुप के सामने नीचे उतरा और मजे की बात, उसे पसीना तक नहीं आया। कॉकेट्रिस मारने के करीब था। उसके फेस पर डोजन के पंच का निशान साफ दिख रहा था। क्लियो गिल्ड के लोग अपने एस रैंक हीरो के साथ हैरान खड़े थे जब उनके सामने कुछ सेकंड शो में एक बड़ा मॉन्स्टर गिर गया। डोजन ने अपना पैर उठाया और परिंदे के सर पर मारना शुरू किया जब तक उसका कीमा नहीं बन गया। सबको लग रहा था कि वह शायद ज्यादा जोर कर रहा है, पर कॉकेट्राइज को मारने में बहुत पावर लगती है। जैसे जैसे डोजन उसे मार रहा था, उस मॉन्स्टर की खोपड़ी टूटने और खून निकलने की आवाजें आ रही थी, जिससे बाकी ग्रुप मेंबर्स डर रहे थे। खोपड़ी टूटने और खून छूटने की आवाजें ग्रुप को डरा रही थी। अब इंजू सच में जानना चाहती थी कि यह बंदा कौन है। सच कहूं, जुयन खुद भी श्योर नहीं थी। बस इतना जानती थी कि एसईओ डोजन एक बहुत मजबूत इंसान है। उसे सिर्फ मजबूत कहना तो बड़ी बात को छोटा करना है। इस ग्रुप में सिर्फ कुछ हीरोज ही ऐसे हैं जो इस मॉन्स्टर को मार सकते हैं, जैसे अभी डोजन ने मारा है। कॉकेट्रीज को एक ही वार में मारना कोई नॉर्मल बात नहीं। जुयन ने इस काम को मामूली दिखाने के लिए अपनी बहन का नाम लिया, जो उन एलीट हीरोज की लिस्ट में है। फिर भी इंजू इस बात को भूल नहीं पा रही थी कि उनके बीच एक पावरफुल हीरो है। उसने पूरी फाइट को देखा और सारा टाइम हैरान थी। जुयन ने डोजन की स्पेशल पावर्स और डिसीजन लेने की एबिलिटी को नोट किया और उसके बारे में जुयन का ख्याल और बढ़ गया। वह इंजू की तरफ पलटी और एक नए प्लान के साथ बोली। अब वह डोजन के साथ सेंटर तक जाना चाहती है और बाकी ग्रुप को बाहर छोड़ना चाहती है ताकि वे सेफ रहे। जुयन फिर ध्यान से डोजन के पास गई, जो कॉकेट्रिस की बॉडी से लूट निकाल रहा था। इससे पहले कि वह बोलती, डोजन ने पहले ही कह दिया कि वह लूट उन लोगों से शेयर नहीं करेगा जिन्होंने किल करने में उसका जरा भी साथ नहीं दिया। लेकिन डोजन की सोच गलत थी। जुयन किसी के मैजिक क्रिस्टल्स पर नजर नहीं रखती। वह बस यह बात करने आई थी कि वह गेट के थोड़ा और अंदर जाना चाहती है, जहां उसकी पावर और एबिलिटी के इक्वल मॉन्स्टर्स हों। डोजन को यह सुनकर खुशी हुई कि उसके साथ कोई है। उसने
उसने एक स्माइल के साथ उसका यह प्लान एक्सेप्ट कर लिया और जाने के लिए तैयार हो गया। जुएन इस गेट का मैप बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए वह लीड करने को कहती है। डोजन को बस उसके पीछे रहना है ताकि वह भटक न जाए। बिना किसी वार्निंग के वह तेजी से दूर निकल गई। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि आसपास एक सोनिक बूम हुआ। डोजन सुकून से देखता रहा। जैसे ही वह एकदम से उड़कर गायब हो गई। अपना बैग पर डालकर उसने भागने का पोज बनाया और अपनी मसल्स को भागने के लिए रेडी कर लिया। एक झटके से वह इतना तेज भागा कि उससे आसपास एक ब्लास्ट हुआ, जिससे बाकी ग्रुप मेंबर्स उड़ने वाले थे। इंजू ने सोचा कि अगर जुएन एक गोली है तो यह बंदा भी किसी बुलेट ट्रेन से कम नहीं है। दोनों पावरफुल हीरोज के जाने के बाद बाकी हीरोज अपने गिल्ड लीडर की तरफ मुड़े ताकि वह भी एक नया प्लान बनाकर आगे चल सके। क्योंकि जुएन ने उन्हें पीछे आने से मना किया है, इसलिए उन्हें कुछ और करना होगा। उन्हें आज अंदाजा हो गया कि असली हीरोज कौन है और यह भी पता लग गया कि वे सब उनके सामने सिर्फ साइड किक्स हैं। फिर भी ये एक काफी अच्छा गेट है और आसपास के एरियाज में ढेर सारे मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें वे हंट कर सकते हैं। बाहर की दुनिया में नॉर्मल लोग ए रैंक हीरोज को बहुत पावरफुल समझते हैं, लेकिन असली पावर तो सिर्फ एस रैंक हीरो के पास होती है। अगर क्लियो गिल्ड के सारे हीरोज की पावर को मिला दे तो फिर भी जुएन और डोजन की पावर उनसे ज्यादा है। दूसरी तरफ जुएन और डोजन जंगल में तेजी से भाग रहे हैं। जुएन ज्यादा मेहनत नहीं कर रही है, फिर भी उसकी स्पीड काफी ज्यादा है। तभी वह अपने आसपास डोजन को ढूंढती है। जब उसे डोजन कहीं नजर नहीं आता तो वह अपनी स्पीड थोड़ी कम कर लेती है। वह सोचती है कि शायद उसने शुरू में अपनी स्पीड ज्यादा कर ली थी। जैसे ही वह स्लो होने का सोच रही थी, डोजन अचानक से उसके पास आकर आगे गया और जुएन हैरान हो जाती है। जब डोजन उससे पूछता है कि क्या वे थोड़ा और तेजी से जा सकते हैं, जुएन का फोकस एकदम टूट जाता है और वह लगभग लड़खड़ाकर गिरने लगती है। उसने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई उसकी रेस में उस जैसी स्पीड से भाग सकता हो। दरअसल वह सिर्फ पावर में टॉप रैंक एस रैंक हीरो नहीं है, बल्कि साथ ही स्पीड के मामले में पूरे कंट्री की टॉप सेकंड पोजीशन पर है। लेकिन अब उसे लग रहा है कि शायद उस लिस्ट को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि डोजन उससे भी आगे निकल रहा है। कुछ देर बाद वह रुक जाता और उसे तंग करते हुए कहता है कि उसे लगा था कि वह फास्ट है, पर वह तो काफी स्लो निकली, जबकि वह तो अपनी स्पीड फ्लेक्स करने के लिए तेज भाग रही थी। तभी जुएन रुककर सांस ले रही है तो डोजन ने नजर होराइजन के मंजर पर डाली। उनके सामने एक बड़ा पहाड़ी एरिया था जो आसमान को टच कर रहा है। जब डोजन ने पूछा कि उस पहाड़ के अंदर क्या छुपा है तो जुएन का फेस एकदम सीरियस हो गया। वह इस रिफ्ट के बॉस मॉन्स्टर कैसेरियन का घर है। ये कैसेरियन एक 20 मीटर का बड़ा मॉन्स्टर है जो ड्रैकोनियन ड्रैगन जैसा दिखता है। वो इतना पावरफुल है कि जुएन तो उस मॉन्स्टर को हराने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ऐसे मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट करने के लिए कम से कम 3 पावरफुल एस रैंक हीरोज चाहिए। डोजन को कैसेरियन के बारे में एक बात पता है, अगर उसने उसे मार दिया तो उसकी बॉडी से इमेजिनरी ग्रेड मैजिक क्रिस्टल मिल सकता है, जो सेकंड टॉप मोस्ट कीमती स्टोन है। वह इस पावरफुल स्टोन को अपने हाथों से नहीं निकलने देगा। लेकिन जुएन इस बेवकूफों वाले आइडिया के खिलाफ है, पर डोजन उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए रेडी है, चाहे जुएन साथ हो या न हो। जुएन उसे देख रही है जब वो बिना किसी डर के उस दरिंदे को मारने के लिए तेजी से पहाड़ों की तरफ भागना शुरू करता है। जुएन को लगता है कि इतना दूर आने के बाद अब उसके पास डोजन का साथ देने के अलावा और कोई चारा नहीं है। बॉस मॉन्स्टर के घर के अंदर कुछ खतरनाक उनका इंतजार कर रहा था। जुएन को अब भी काफी डर लग रहा था, क्योंकि यह एक मॉन्स्टर अकेला 3 एस रैंक हीरोज को मार सकता है और यहाँ तो सिर्फ एक एस रैंक हीरो है और उसे डोजन की असली पावर का भी नहीं पता। लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब वह वहां पहुंचती है। वही कैसेरियन उसे उसके पांव के पास मरा हुआ मिलता है। फाइट खत्म हो चुकी है और उसे बिल्कुल पता नहीं कि यहाँ आखिर क्या हुआ। वहाँ डोजन आराम से अपना चाकू मॉन्स्टर की बॉडी से खींचकर बाहर निकालता है और जुयान को हैरान छोड़ देता है। जुयान को एकदम सदमा हो जाता है। ये जो मॉन्स्टर उसने अभी मारा है ये कोई नॉर्मल बॉस मॉन्स्टर नहीं है। इस बात पर वह एक फेमस हीरो पार्क हेल का बताती है, जिसने कैसेरियन जैसे मॉन्स्टर्स को मारकर काफी नाम कमाया है। वह खुद एस रैंक है, पर जब उसने पहली बार कैसेरियन को हंट किया था वो इतना केयरफुल होकर गया था कि वो अपने 30 ए रैंक हीरोज साथ ले गया। फिर भी इतनी तैयारी के बाद भी उसके सारे ए रैंक हीरोज काम न आए और सब बॉस फाइट में मार गए। पार्क हेल एक अकेला बंदा था जो उस फाइट से मुश्किल से जिंदा बचकर आया था। उसके बाद उसने उसी मॉन्स्टर से दोबारा फाइट करने का सोचा और इस बार अपने साथ एक और एस रैंक हीरो और 100 ए रैंक हीरोज को साथ लिया। यह एक छोटी सी फौज थी। वह फाइट बहुत खौफनाक थी। उन्होंने उस मॉन्स्टर के पर काटने पर फोकस किया ताकि वह उड़कर अटैक न कर सके। उस वक्त वह कैसेरियन उन हीरोज के अटैक्स के तूफान से मर गया था। ये फाइट बिल्कुल वैसी फील होती है जैसे आजकल 100 मैन वर्सेस 1 गोरिल्ला वाला ट्रेंड चल रहा है, जिसमें बहुत से लोग इंसानों की जीत पर वोट करते हैं। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। हीरोज की इतनी आर्मी के आगे कैसेरियन आखिरकार हार गया। लेकिन वह इतनी आसानी से नहीं हारा। अपने मरने से पहले वो आधे से ज्यादा हीरोज को मार चुका था। उस फाइट में सिर्फ चंद हीरोज बचे थे। उस दिन की फाइट की वजह से पार्क हेल की गिल्ड को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि आज 3 साल बाद भी वह वापस अपनी फॉर्म में नहीं आ सकी। और यहाँ जो हुआ उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। एक नॉर्मल से दिखने वाले लड़के ने अकेले ही उस खौफनाक कैसेरियन को बिना किसी परेशानी के मार दिया है। जुएन ये सोचते हुए उसे घूर रही होती है, तभी डोजन उससे कहता है कि वह जितना मर्जी घूरे वह उसे एक भी स्टोन नहीं देगा, क्योंकि वह सिर्फ खड़ी होकर देख रही थी। जुएन ये सुनकर गुस्सा हो जाती है, लेकिन असल में वह डोजन की इन अजीब हरकतों पर फोकस कर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि यह लड़का कर क्या रहा है। अगर वह खुद यह फाइट न देखती तो शायद कभी इस बात का यकीन न करती कि डोजन ने उसे मारा है। यह वह मॉन्स्टर है जिससे लड़ने के बारे में एक एस रैंक हीरो सोच भी नहीं सकता, और यही मॉन्स्टर एक सिंगल बंदे के हाथों मारा गया। डोजन उस मॉन्स्टर की बॉडी काटकर उसमें से एक पावरफुल मैजिक स्टोन निकाल चुका है। वह उसे देखता है और जुएन से कहता है कि अब उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। यहाँ से वह अकेला जा सकता है। उसने कहा कि उसे ड्रैगन की बॉडी से बाकी कीमती चीजें जैसे उसके नाखून और दांत की जरूरत नहीं है। वह ये सब किसी और को दे सकती है। वह पलटकर उसे नो कहता है। ये सुनकर एस रैंक हीरो अचानक हैरान रह जाती है। वह यहाँ फिजूल में अपनी पावर वेस्ट करने के बजाय अपनी सारी पावर मॉन्स्टर क्रिस्टल्स जमा करने पर लगाना चाहता है। वह इतना आगे बढ़ गया कि वह जुएन को सारी कीमती चीजें अपने पास रखने की इजाजत दे देता है। वह उसे एक तरह से अपने साथ आने की पेमेंट दे रहा है। जुएन ने मॉन्स्टर की बॉडी को एक पल देखा और डिसाइड किया कि उसे भी इस बीस्ट से कुछ नहीं चाहिए। अब शाम हो चुकी है और उसका बाकी ग्रुप हैरान है कि एक बंदा 3 बैग भरकर मैजिक स्टोन्स जमा कर लाया है। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि यह कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि ए रैंकर्स भी हैरान है। जितना सामान अकेले डोजन ने कलेक्ट किया है उनकी गिल्ड को इतना ही सामान जमा करने में कम से कम 20 घंटे लगते, और जिस क्वालिटी के स्टोन्स डोजन ने कलेक्ट किए हैं वैसे ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। सबके जहन में एक क्वेश्चन है कि यह बंदा कौन है, और इसका आंसर लेने के लिए सब जुएन की तरफ घूरने लग जाते हैं क्योंकि वह उसे अपने साथ लाई है। लेकिन वह भी उतनी ही हैरान है। जुएन उनको कैसेरियन फाइट के बारे में बताती है, लेकिन ए रैंक
रैंक मास्टर समझ नहीं पा रही कि डोजन ने बिना प्रॉपर वेपन्स के कैसिलियन को कैसे हरा दिया। इस फाइट के हिसाब से देखा जाए तो उसे कोरिया के टॉप 1 हीरो का नाम देना चाहिए, क्योंकि उसकी पावर का कोई जवाब नहीं है। वहाँ सब लोग उसकी पावर की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डोजन सबसे अलग है। ए रैंकर को लगता है कि वह शायद पूरी दुनिया में उस लेवल पर सबसे पावरफुल है और यह बात सबको हैरान कर देती है। दूसरी तरफ डोजन थक हार कर और बैग्स के साथ वापस आता है। एक दिन के हंट में उसने इतना सामान जमा कर लिया कि ग्रुप वाले सोचने लग जाते हैं कि अगर यह बात बाहर दुनिया को पता चली तो कोई यकीन नहीं करेगा। डोजन की टॉप लेवल पावर की कोई लिमिट नहीं है। जुएन उन सबको ऑर्डर देती है कि आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कोई भी बाहर की दुनिया से कुछ नहीं कहेगा। वे सब सोचते हैं और आखिरकार बहुत मुश्किल से एग्री करते हैं। तभी वह खूबसूरत एस रैंकर डोजन के पास जाती है और उससे ढेर सारी बातें करती है। दूर से लगता है जैसे वे एक कपल हो जो एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहा हो, पर ऐसा बस उन बाकी हीरोज को लगता है। शायद वे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह एक रिलेशनशिप का स्टार्ट है। उन्हें लगता है कि वह दुनिया का अकेला बंदा है जो जुएन के लिए परफेक्टली फिट दिखता है, क्योंकि वह दिखने में भी हैंडसम है और उसकी पावर भी सबसे ज्यादा है। लेकिन उन सबसे अलग ए रैंक मास्टर जल्दी समझ जाती है कि यह दोनों वैसे नहीं है जैसे सब सोच रहे हैं। वे कोई कपल नहीं है, क्योंकि उनके फेस एक्सप्रेशन से लगता है कि वे आपस में लड़ रहे हैं। उसे यकीन नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसा बंदा भी है जो जुएन से ऐसे बात कर रहा है। हैरान करने वाली बात यह कि डोजन उसे एक बैग देता है और बिना कुछ बोले चुपके से चला जाता है। वह ए रैंक मास्टर डोजन के बैग्स के अंदर के सामान के बारे में सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। जुएन उसे बताती है कि डोजन को डर है कि अगर बाहर की दुनिया को पता चला कि उसने कैसिलियन को मार दिया तो वह रात भर में सेलिब्रिटी बन जाएगा और यह उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। वह इसकी जिम्मेदारी जुएन के कंधों पर डाल देता है। यह फैसला सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं और उसकी इतनी अजीब और चौंकाने वाली हरकतों की वजह से जुएन में इस मिस्टीरियस लड़के को और जानने की क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। आसान लफ्जों में कहा जाए तो यह लड़की प्यार में पड़ गई है। रिफ्ट से बाहर दुनिया में फेमस एस रैंकर पार्क हेल अपने पंचिंग बैग पर बीस्ट मोड से प्रैक्टिस कर रहा है। उसका असिस्टेंट उसकी ट्रेनिंग से हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि वह गुस्से में फट रहा है। वह स्वीट लाइफ गिल्ड का मास्टर है। असिस्टेंट उसे ठंडा होने को कहता है और उसे समझाता है कि अगर वह सब्र से काम लेगा तो शायद वह इस मुश्किल टाइम में काफी आगे चला जाएगा। गिल्ड मास्टर भी कुछ सोचकर अग्री करता है और इस बात को भी सोचता है कि जो लोग उसे समझाते नहीं है वह आखिरकार उसके गुस्से में मर जाएंगे। अगर वह ठंडा रहकर सोच समझकर काम करेगा तो एक टाइम आएगा जब सब उसे दुनिया की सबसे पावरफुल गिल्ड के मास्टर के रूप में देखेंगे। असिस्टेंट अपने मास्टर की तारीफ करते हुए उस टाइम की बात करता है जब हेल ने कैसिलियन से फाइट की थी। वह कहता है कि यह फाइट ही उसे बाकी सब हीरोज से अलग करती है। वह यहाँ तक कहता है कि उसका नाम हिस्ट्री की बुक्स में उस हीरो के रूप में लिखा जाएगा जिसने छोटे से स्क्वाड के साथ कैसिलियन को हराया था। लेकिन सच बात तो यह कि यह टाइटल डोजन से कोई नहीं छीन सकता जब तक कोई उससे भी ज्यादा पावरफुल हीरो नहीं आ जाता, और ऐसा होना इम्पॉसिबल है। गिल्ड मास्टर अपने असिस्टेंट की बात से खुश होता है और अपनी खुद की अचीवमेंट्स के बारे में बात करता जाता है। देखा जाए तो इस टाइम उनकी गिल्ड 3 साल पहले की फाइट की वजह से काफी खराब हालत में है, पर एक चीज सोचकर उसे खुशी होती है कि वह अकेला बंदा है जो कैसिलियन को सबसे बेहतर हरा सकता है। ये बात सुनकर उसका एक आंख वाला नौकर भी अग्री करता है। दूसरी तरफ कैंग योंग पायो के ऑफिस में हाई रैंकिंग हीरोज के बारे में बात चल रही है। वहाँ कैंग उस शाम वाली फाइट की रिपोर्ट पढ़ रहा है जिसमें वह पढ़ता है कि कैसे डोजन ने उसके कजन को बहुत बुरी तरह मारा कि वह मरने के करीब था। भले ही चोलवू उसे गलत तरीके से गेट में बंद करके मारना चाहता था, पर वहाँ कुछ और ही हो गया और डोजन और ज्यादा पावरफुल होकर बाहर आ गया। और वह क्लाइंट जिसने उन्हें डोजन को खत्म करने का काम दिया है वह असल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंग हीजू है, जो कोरिया के अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप पर है। योंग पियो को यह समझ नहीं आता कि वह औरत किसी एक नॉर्मल लड़के को क्यों मारना चाहती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वह औरत डोजन की सौतेली माम है। भले ही उस लड़के को 7 साल की उम्र में उसके बाप ने फैमिली में ऐड किया था, लेकिन उसी साल हिजू का खुद का बच्चा दुनिया में आया और डोजन को फैमिली से निकाल दिया गया। यह बात योंग पियो को मजेदार लगती है। वह कहता है कि अमीर होने के बाद भी उसे फैमिली से निकाल दिया गया और वह कुछ भी नहीं कर सका। अगर बात की जाए उस पेमेंट की जो उन्हें डोजन को मारने पर मिलेगी तो उसे पता चलता है कि उन्हें इस काम के लिए 3 बिलियन वॉन मिल रहे हैं, जो उसके सामने थोड़ा सा पैसा है। और उसे इस बात का काफी अफसोस है कि चोलवू डोजन के साथ फाइट के बाद काफी बुरी हालत में है। उसकी बॉडी पूरी तरह जल चुकी है और वह बिल्कुल अंधा हो गया है। अब वह जिंदगी भर के लिए डिसेबल रह गया है। इस बात से उसे पता चलता है कि डोजन कितना जालिम है। यहाँ तक कि योंग पियो जैसा एस रैंक हीरो उसकी पावर को मानता है। फिर भी योंग पायो ये कहते हुए खुश होता है कि अगर वह वहाँ होता तो वह डोजन के हाथों के साथ उसकी खोपड़ी भी तोड़ देता। उसकी इन बातों से कोई भी इंसान कहेगा कि वह अपने कजन जितना ही पागल है, लेकिन असल में वह उससे भी ज्यादा पागल और पावरफुल है। जब वह उस फाइट की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उसे पता चला कि उस टाइम पर जुएन भी वहाँ थी और उसे पता चलता है कि उसने डोजन की किसी तरह से हेल्प की थी। ये बात पढ़कर योंग पियो हैरान हो जाता है और वह इस बारे में और इन्फॉर्मेशन मांगता है। उसे समझ नहीं आता कि डोजन में ऐसा क्या खास है, लेकिन उसका असिस्टेंट भी उन दोनों के मिलने के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि इस बारे में किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यह सुनकर योंग गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वह अपने नौकर को पकड़ता है और उस पर चिल्लाता है कि वह कुछ भी करे, लेकिन पता लगाए कि उन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। उसे शक है कि शायद उन्होंने किसी तरह की डील कर ली है। असिस्टेंट उसके इस रिएक्शन से डर जाता है और जल्दी से इन्वेस्टिगेट करने के लिए भागता है। योंग पियो अकेला वहाँ रह जाता है और गुस्से में चीजें तोड़ने लग जाता है। वह सोचता है कि हिजू के आदमी किसी भी टाइम उसे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे और उससे उस काम को पूरा करने के लिए कहेंगे जो उसके कजिन ने अधूरा छोड़ा है। पहले उसे इस काम में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब वह इस काम को हिजू से लेने के लिए बहुत खुश है। आखिर वह एक अमीर औरत है, उसके पास लाखों करोड़ों डॉलर्स हैं। यह सोचकर योंग की लालच बढ़ जाती है। दूसरी तरफ डोजन पूरा दिन रेड करने के बाद थक चुका है और घर वापस आ रहा है। आज के एक्सपीरियंस से वह बहुत खुश है, क्योंकि उसने अपना टाइम किसी लो लेवल गेट के बजाय एक रिफ्ट में गुजारा, जिससे उसे काफी अच्छे ग्रेड के स्टोन्स मिल गए हैं। लेकिन उसे एक बात के बारे में ख्याल रखना होगा, क्योंकि उसे अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए जुएन के साथ लंबी दोस्ती करनी पड़ सकती है। उनकी बात याद करते हुए जुएन ने साफ कहा कि लोग उसे शक की नजर से देखेंगे और उस बंदे के बारे में पूछेंगे जिसने कैसिलियन को मारा है। अगर वे दोनों दुनिया के सामने आए तो उनके लिए बहुत सी मुश्किलें बन सकती हैं। इसलिए अभी के लिए उसका प्लान है इन कीमती चीजों को स्टोर करना, और अगर डोजन फेमस होना चाहता है तो वह खुशी से उसे दुनिया के सामने ला सकती है। इस सब के बारे में सोचते हुए डोजन ने बैग उसकी तरफ उछाला और सारा अच्छा सामान अपने पास रखने को कहा। इसका मतलब यह भी है कि उसे रिफ्ट जोन्स में जाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि जुएन पर डिपेंड करने से उसके लिए प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। फिर भी आज रात की नींद अच्छी होगी, क्योंकि वह
उस लग्जूरियस घर में आराम करेगा जो चंग ने उसके लिए अरेंज किया है। पर जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखता है, दरवाजे के बाहर ढेर सारे शूज को देखकर घबरा जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि इस टाइम इतने सारे लोग क्यों आए हैं और ऐसा कौन है जो आ सकता है। जैसे ही कमरे में एंटर होता है, उसकी नजर सूट पहने हुए कुछ लोगों पर पड़ती है जो उसकी फैमिली के साथ बात कर रहे होते हैं। उनका बॉस एक सैड और गुस्से वाली शक्ल के साथ डोजन को घूर रहा है। यूनियोंग खुशी से अपने भाई को गले लगाने के लिए दौड़ती है, जबकि डोजन पूरी सिचुएशन से हैरान हो रहा है। बॉस उसे बताता है कि वह पुलिस प्रोसिक्यूटर पार्क है और वह उसे बताता है कि वह यहाँ डोजन और चांगसो के रिलेशन को इन्वेस्टिगेट करने आया है। वह बताता है कि उन्हें खबर मिली है कि एचसीएस कैपिटल का करप्ट सीईओ एक फेक मनी लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, जिसमें डोजन भी उसके साथ शामिल है। इसलिए वे लोग डोजन को इमरजेंसी अरेस्ट करने के लिए आए हैं। अभी तक के सारे चैप्टर्स मैंने कवर कर दिए हैं। जब नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे तो मैं डाल दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।